ये मेरा यूएसए का क्लाइंट है, इसने मुझे $800 पे किए हैं वेबसाइट बनाने के लिए, लेकिन मुझे वेबसाइट नहीं बनानी आती। मैंने आगे एक इंडियन फ्रीलांसर को हायर कर लिया $5000 में। अब $800 हो गए 65,000। हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिलेबस ऑफ थ्योरी ऑफ कंपटीशन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, थ्योरी ऑफ कंपटीशन का सिलेबस, जो कि ये 4 पार्ट में बांट के हमें बता रहे हैं। और टीओसी का सिलेबस डिस्कशन मैं कर रहा हूं बेस्ड ऑन गेट एग्जाम, बेस्ड ऑन यूजीसी नेट एग्जाम, बेस्ड ऑन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसके अंदर भी कंप्यूटर साइंस का पोर्शन आता है। लाइक केवीएस का एग्जाम है, DSSB का एग्जाम है, एचटेट का एग्जाम है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भी कंप्यूटर साइंस का पोर्शन आता है। तो टीओसी उसमें प्रेफरेबल कोर्स जो है वो रहता है। इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम की बात करें तो वहां पे भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कर। तो यहाँ पे टीयूसी के सिलेबस को मैंने बता रहा है कि इसमें क्या क्या सिलेबस हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वो ये बताने का प्रयास कर रहा है। जाने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करके जाने हैं, ये सारे पॉइंट्स में है इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। अब देखो, सिलेबस तो आपको बहुत जगह पे अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपको एग्जाम। अच्छा, ठीक है, चलने दो। से पहले कौन कौन से टॉपिक है जो आपके लिए मैंडेटरी है, मतलब आपको करके जाने हैं। कौन से ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर आप थोड़ा कम फोकस भी कर सकते हैं, तब भी आप कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, इवन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी आप ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यहां पे मैं सिलेबस स्टार्ट करता हूं। सिलेबस को मैंने डिवाइड किया 4 पोर्शन में। पहला पोर्शन है रेगुलर लैंग्वेज। इसने 4 पोर्शन में डिवाइड किया, ठीक है। सिलेबस पूरे टीयूसी को इसने, ये जो पढ़ा रहा है ना, इसने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। पहला है रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड पुश्ड ऑन ऑटोमेटा। और फिर REC एंड रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, एंड ट्यूरिंग मशीन एंड क्लोजर प्रॉपर्टीज एंड अनडिसाइडेबिलिटी, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा, और इसको मैं दूंगा वेटेज 80%। यस, सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इस टॉपिक की है, दैट इज रेगुलर लैंग्वेज एंड। सबसे ज़्यादा वेटेज इसने दिया रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा को, 80% वेटेज दिया। अगर टीयूसी में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। थ्योरी ऑफ कंपटीशन के 3 मेन पिलर है, मतलब इसमें सारी की सारी डिस्कशन जो है वो 3 चीजों पे होती है। दैट इज लैंग्वेज, जिसमें हम फॉर्मल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, ग्रामर, और ग्रामर के अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटा की, दैट इज योर मशीन। जहां पे बात करते हैं हार्डवेयर, या हम बात करते हैं मशीन की। तो टीयूसी में मेनली हम 3 चीज़ पे बात करते हैं। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है ग्रामर, तीसरा है ऑटोमेटा। लैंग्वेज, ग्रामर एंड ऑटोमेटा। हम ऑटोमेटा क्या है, तो ये जो है वो 3 पिलर्स हैं ऑटोमेटा के। तो सारे के सारे ऑटोमेटा के सिलेबस में आपको लैंग्वेज, ग्रामर और ऑटोमेटा के ऊपर ही कहीं ना कहीं टॉपिक मिलेंगे। तो आपका जो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, और इसको वेटेज मैंने कितनी दी है, 80%। अब इसके अंदर मेन पोर्शंस जो आती है, जैसे मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास मीले मशीन है, मूरे मशीन है, और DFA NFA के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा आते हैं। इसके अलावा पंपिंग लेमा थ्योरम जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा में। देन मैं यहाँ पे आता हूँ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड पुश डाउन ऑटोमेटा। इसको मैं दूंगा यहाँ पे 10%। मतलब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड पुश डाउन ऑटोमेटा। ये लैंग्वेज होगी, ये मशीन। और फिर है, पहले हमने देख लिया रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, हमने देख लिया। फिर है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड पुश्ड ऑन ऑटोमेटा। रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा द वेटेज गोज टू 80%, एंड देन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड पुश्ड ऑन ऑटोमेटा द वेटेज इज 10%। ऑटोमेटा जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। ऑल्दो मैं इंट्रोडक्शन के बाद, ये सिलेबस जो है डिस्कशन करने के बाद मैं इंट्रोडक्शन और एक एक करके यहाँ पे वीडियोस लेके आऊंगा, जिसमें मैं सारे जो बेसिक पॉइंट्स जो है वो टीओसी के कवर करूंगा, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इवन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि कैसे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आपको एम्फेसिस देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं रिकर्सिव Language, grammar and automata. You know, language, grammar and automata. Are you getting my point? Language, grammar and automata. Automata is a machine. Automata is a machine. Are you getting my point? Language, grammar and automata. Are you there? और रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज, और इनको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास है ट्यूरिंग मशीन। इसको भी मैं दूंगा यहाँ पे 10%। और यहाँ पे टॉपिक्स जो है वो ज्यादातर किसके ऊपर आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। और इवन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर नहीं भी आता तो आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के यहाँ पे नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टीज एंड अनडिसाइडेबिलिटी। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लोजर प्रॉपर्टी एंड अनडिसाइडेबिलिटी, ये ऊपर के तीनों में रहता है। क्लोजर प्रॉपर्टीज एंड अनडिसाइडेबिलिटी हर जगह है। और हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन एंड ट्यूरिंग मशीन, ये भी है 10% वेटेज। यानी कि मेन चीज़ हमारा था रेगुलर लैंग्वेजेस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। रेगुलर लैंग्वेजेस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, उसके बाद हमारा था कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड पुश्ड ऑन ऑटोमेटा। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड पुश्ड ऑन ऑटोमेटा, पहले था रेगुलर लैंग्वेज एंड रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। उसके बाद था कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड पुश्ड ऑन ऑटोमेटा। उसके बाद था रेगुलर एक्सप्रेशन एंड ट्यूरिंग मशीन। उसके बाद था क्लोजर प्रॉपर्टीज एंड अनडिसाइडेबिलिटी। दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। और 3 हमारे जो पिलर थे हमारे यहाँ के, वो थे लैंग्वेज, ग्रामर एंड ऑटोमेटा। अनडिसाइडेबिलिटी, जिसमें यहाँ पे आपको टेबल, सबसे पहले मैं आपको बता ही दूं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर हर बार आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें बात करते हैं टेबल जो है आपको याद करना है। टेबल बेस्ड ऑन द क्लोजर प्रॉपर्टी एंड अच्छा, there are some tables based on the closure properties and undisability. There are some tables, okay, we will see it, okay.
डिसाइडेबिलिटी का भी टेबल है, डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबिलिटी का टेबल है। और ऐसा नहीं कि ये अलग से, मतलब आपको लग रहा होगा कि सर 100% तो कवर हो गया, तो ये किसमें आएगा? ये एक्चुअल में सारों में है। मतलब रेगुलर लैंग्वेज के अंदर भी क्लोजर प्रॉपर्टी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर भी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, रिकर्सिव एनुमरेबल सीएसएल के अंदर भी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टीज आती है। और ऐसी डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल के ऊपर भी हमारे पास एक पूरा फुल फ्लेश टेबल है, जिसके ऊपर आपको हर बार क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है। इसके ऊपर टेबल्स है, आपको पता होना चाहिए कि इनके ऊपर कौन-कौन से क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल है। दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड अनडिसाइडेबिलिटी। सेकंड में यहां पे आपको होगा कि दैट इज आइडेंटिफिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टीज एंड अनडिसेबिलिटी के अंदर टेबल्स हैं और ये हर एक में घुसता है। रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा में भी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड पुश्ड ऑन ऑटोमेटा में भी है, रिकर्सिव एंड ट्यूरिंग मशीन कुछ है, बाद में पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टीज एंड अनडिसेबिलिटी मतलब आपको लैंग्वेज दी होगी और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज है, सीएफएल के अंदर आता है, सीएसएल के अंदर आता है, रिकर्सिव के अंदर आता है, कौन सी ये लैंग्वेज जो है वो आती है, तो उसको आइडेंटिफाई करना। ये जो लैंग्वेज को हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि लैंग्वेज कौन सा है। ओके, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा जो आती है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं मशीन के ऊपर, या आप कह सकते हो ऑटोमेटा के ऊपर, कि ये जो ऑटोमेटा है या ये जो मशीन है वो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है या नहीं, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है या नहीं। इसके ऊपर आपको जो है वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आती है। तो यहाँ और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे कॉमन रहेंगे कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है या कि नहीं। ठीक है, वो हम ग्रामर से चेक करेंगे, उसके कुछ तरीके हैं वो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा था क्लोजर प्रॉपर्टी अनडिसाइडेबिलिटी, जिसके ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड जो है वो लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, कि लैंग्वेज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से लैंग्वेज के अंदर आती है। और थर्ड जो है वो मशीन की एक्सेप्टेंस के ऊपर, कि ये मशीन कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, हैंग होगा या फिर उसको एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये सब सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको इसके ऊपर जो है वो ऑटोमेटा के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो ये मेन पोर्शन है टीओसी का, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे। तो इन चारों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे धीरे-धीरे करके, एक-एक वीडियो में मैं नेक्स्ट लेके आऊंगा। थैंक यू। अच्छा सुनो, पूरे 1.5 साल हो गए हमारे ब्रेकअप को। ओहो 1.5 साल। हो। फिर भी अभी जब भी हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 1 ऑफ टीओसी, दैट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। लेक्चर 1 ऑफ टीओसी में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हम क्यों तो पहला तो हो गया। पहला जो था हमारा पहला जो वीडियो था उसमें कुछ भी नहीं था। उसमें इसने क्या किया, सिलेबस बताया टीयूसी का। सिलेबस में क्या क्या बताया, 4 पार्ट में इसने सिलेबस को ख़त्म किया। 4 पार्ट में इसने सिलेबस को ख़त्म किया। फिर उधर बोला कि नीचे में टेबल होगा, लैंग्वेज होगा, वो किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उस टेबल पे, किसके टेबल, उस टेबल पे हमें जो है सो हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ये मतलब ये जो है सो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ एंड अनडिसाइडेबिलिटी के ऊपर कुछ टेबल्स हैं, उस पर हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लैंग्वेज के ऊपर कि ये लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है। हाँ, बहुत टाइप के लैंग्वेजेस हो जाएंगे, तो ये आइडेंटिफाई कि ये लैंग्वेज दिया हुआ है तो ये लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज होगा। उसके बाद अब हमें किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ऑटोमेटा बेस्ड, कि ये जो फलाना स्ट्रिंग है ये उस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। हमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रुको मत, अपन ऐसे ही करते जाओ, ऐसे ही करते जाओ। जब तुम समराइज़ करोगे ना, व्हेन यू समराइज दैट इज़ द कंप्लीशन। नोट्स बना के तुम रख लोगे, दैट इज़ नॉट कंप्लीशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम नोट्स बना के रख लोगे, दैट इज़ नॉट द कंप्लीशन। ऐसे करके जब तुम बताओगे ना, दैट इज़ द दिस समराइजेशन मीन्स कंप्लीशन। नोट्स बनाना तो पागलपंती है, कल ही बनाया था तुमने। हाँ, तो मैंने क्या बोला, इसमें क्या बोला उसने, टीयूसी के सिलेबस को 4 पार्ट में बांटा है उसने। रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, दिस कवर्स 80% ऑफ टीयूसी। एंड देन उसने बोला रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड देन था उसके बाद क्या था, रेगुलर लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड एक सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड context free language and post on automata. There is something known as post on automata. तो context free language और वो क्या है और post on automata क्या है, इस पे 10% of the TOC is on based on this regular language and finite automata. मैं समराइज कर रहा हूँ कि पहले वीडियो में इसने क्या होता है, 67 वीडियो बना है ना, पहले में तो कुछ है ही नहीं, नथिंग, बकवास किया है इसने 6 मिनट। हमने उसे 2x स्पीड पे देखा है तो हमारा बकवास हुआ 3 मिनट का, उसका बकवास था 6 मिनट का। उसने कोशिश किया कि वो हमारा 6 मिनट बर्बाद कर दे, लेकिन हमने अपने मिनट को बचा के सिर्फ 3 मिनट में हमने उस बर्बादी को झेला है, जिसमें इसने बताया कि टीओसी के अंदर 4 चीज़ें हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा दैट कवर्स 30% ऑफ द टीओसी, एंड देन रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा विच कवर 80% ऑफ टीओसी, and then context free language and post on automata which covers 10% of TOC, and then there is some REC. I don't know what the meaning of REC. RE may be regular expression, and he was saying something as recursive. We will see it later, recursive or regular expression. ठीक है, जो भी है। and Turing machine, there is something known as Turing machine. This also covers the rest of the 10%, and then there is
closure properties, and there are closure properties and undecidability. This is spread on above all three, and there will be some tables containing closure properties and undecidability properties, and there will be question based on them. There will be question on identifying the language, whether this language which type of language is this, and then there will be questions related to the string, whether this string is a part of that language or not. Are you getting my point? This kind of thing will be there. And there are three pillars of the TOC: language, grammar, and automata. Or automata is the machine, okay, which will check for whether that is now we will so in first video there was nothing, only these four things are it was just you can skip this video, okay, and start from the video number 2. Okay, now we are starting video number 2. क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्यूटेशन इन थ्योरेटिकल में, लेकिन कंप्यूटर साइंस जो है वो टोटली डील करता है प्रैक्टिकल से। जब भी हम एप्लीकेशन की बात करें, चाहे आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन की बात करो, iOS एप्लीकेशन की बात, हाँ, कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल चीज़ों से डील करता है। थ्योरेटिकल में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी पॉसिबल होती है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों में इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी यू कैन नॉट डील विद, कंप्यूटर कैन नॉट डील विद दिस थिंग्स। कंप्यूटर इज ऑलवेज डीलिंग विद फाइनाइट थिंग्स, हमेशा बात करते हैं नॉट इनफाइनाइट थिंग्स। स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि सर हमेशा हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, ठीक है हमें सी में प्रोग्राम लिखना है, जावा में प्रोग्राम लिखना है, पाइथन में लिखना है, तो ये थ्योरी का यहाँ पे क्या पर्पस है? तो देखो थ्योरी का पर्पस क्या है, हर एक इंप्लीमेंटेशन के पीछे जो है वो थ्योरी होती है। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी की, क्योंकि थ्योरी आपको कंप्लीट करती है। हाँ, ये भी सही है, हर एक इम्प्लीमेंटेशन के पीछे थ्योरी होती है। पहले थ्योरी होगी तो फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। थ्योरी आपको बताती है कॉन्सेप्ट, थ्योरी आपको बताती है प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब इस चीज के पीछे कोई भी इंप्लीमेंटेशन हुई है, देखो आज के टाइम पे अगर बात करें इंप्लीमेंटेशन, जैसे एटम बम है, ऑलरेडी इसकी इंप्लीमेंटेशन। हाँ, सही बात है। तो अगर भाई जिस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो पहले कॉन्सेप्ट होगी, पहले वो चीज़ बातचीत में आएगी, थ्योरी बनेगी, तब ना जाके ऐसे ही थोड़ी कुछ से कुछ करेंगे। थ्योरी मीन्स प्लानिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन इज थ्योरी, प्लानिंग ऑफ द प्रैक्टिकल इज थ्योरी। और व्हाट इज थ्योरी? you are planning the you are planning what we will do in practical, that is the theory, man. इतने सारे एटम बम न्यूक्लियर बम्स ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन देखो क्या डायरेक्ट न्यूक्लियर बम बने? नहीं, इसके एटम बम न्यूक्लियर बम बन चुके हैं, तो उसके लिए पहले थ्योरी था, फिर जाके हुआ है। पीछे पहले थ्योरी है, न्यूटन लॉ है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, उसको आगे रिफाइन कर करके इतने प्रैक्टिकल उसके ऊपर कर करके दे हैव क्रिएटेड अ न्यूक्लियर। पहले थ्योरी होता है, पहले थ्योरी बातचीत करते कुछ से कुछ, वैसे दुनिया बर्बाद हो जाए। तो देखो टीओसी की अगर बात करें ना, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, मतलब हम कंप्यूटेशन को समझना चाहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, उसको समझने के लिए हम मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, हम एक मैथमेटिकल एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाएंगे, उसी को हम बोलते हैं क्या? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का जो 3 पिलर है, कैसे काम करता है उसको समझने के लिए हम मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, हम एक मैथमेटिकल की अगर बात करें ना, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन मतलब हम कंप्यूटेशन को समझना चाहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, उसको समझने के लिए मतलब कंप्यूटर सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, हमें ये समझना है, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है, मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है कि हमें समझना है कि हमारा कंप्यूटेशन मतलब कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है, तो उसकी थ्योरी है, वो कैसे काम कर रहा है उसकी थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। मैथमेटिकल, अब ये चीज़ तो नाम से ही पता था, इसमें नया क्या पता है? मॉडल बनाएंगे, हम एक मैथमेटिकल एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाएंगे, उसी को हम बोलते हैं क्या? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का जो तो कंप्यूटर सिस्टम के काम करने के मैथमेटिकल मॉडल को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। 3 पिलर है, मतलब अगर आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन समझना है तो मैं यहाँ पे 3 पिलर से स्टार्ट कर रहा हूँ। वो 3 पिलर है लैंग। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन अगर समझना है तो 3 पिलर है, लैंग्वेज, ग्रामर एंड ऑटोमेटा। ओके, लैंग्वेज, ग्रामर एंड ऑटोमेटा, मैं फिर नहीं बोलूँगा, एक बार बोल रहा हूँ, समझ लो। लैंग्वेज, ग्रामर एंड ऑटोमेटा आर द 3 पिलर्स ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। लैंग्वेज, ग्रामर, LGA लैग ही समझ लो, लैंग्वेज, ऑटोमेटा एंड ग्रामर, ठीक है। लैंग्वेज, ऑटोमेटा एंड ग्रामर। लैग मतलब LEG वाला लैग नहीं, LAG। और ये LAG का मतलब क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज की, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटा की, और फिर थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रामर की। अगर आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए तो मतलब पूरे की पूरी टीओसी आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अगर तुम्हें लैंग्वेज भी समझ में आ गया, ऑटोमेटा भी समझ में आ गया, ग्रामर भी समझ में आ गया, तो तुम्हारी टीओसी ही कंप्लीट होगी। दैट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की कहानी स्टार्ट होती है द स्मॉलेस्ट यूनिट। लैंग्वेज तो देखो आपने ऑब्वियसली लैंग्वेज सुनते ही सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, लेकिन हम लैंग्वेज पे बाद में पहुंचेंगे। ये तो स्टोरी का एंड है। स्टोरी का स्टार्ट क्या है? स्टोरी का स्टार्ट क्या है? सिंबल। यस, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज हमारा स्टोरी का एंड है, स्टोरी का स्टार्ट है सिंबल। सिंबल से शुरू हो रहे हैं। लैंग्वेज हमारा क्या है? स्टोरी का एंड है। स्टोरी का स्टार्ट क्या है? सिंबल। समझ रहे हो? सिंबल हमारा स्टोरी का शुरुआत है, लैंग्वेज हमारा स्टोरी का एंड है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज इज व्हाट? द सिंबल। अब सिंबल में क्या आते हैं? सिंबल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है सिंबल। सिंबल क्या है भाई साहब?
लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। जैसे आपके ए बी सी डी ये सारे क्या है सिंबल्स हैं, 0 1 2 3 ये सारे क्या है आपके सिंबल्स हैं। तो ये सारे सिंबल्स सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, सो ABCD 0 1 2, ठीक है। जो है वो आपके क्या बनाते हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की। तो सिंबल जो है यहीं से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जिस भी लैंग्वेज की आप सिंबल से कहानी स्टार्ट होती है, लैंग्वेज पे कहानी खत्म होती बात कर रहे हो उसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स जो है वो आते हैं। सिंबल्स के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अल्फाबेट की। अल्फाबेट से पहले पता होना चाहिए जिस भी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हो उसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स जो है वो आते हैं। सिंबल्स के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अल्फाबेट की। है। हम किसी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए उस लैंग्वेज में कौन कौन से सिंबल आते हैं, समझ में आ रहा है। अल्फाबेट अगर हम कहीं भी तुम देख लो, इंग्लिश लैंग्वेज में दे आर सिंबल्स, अल्फ़ाबेट्स आर द सिंबल। हिंदी लैंग्वेज में हिंदी वर्णमाला हुआ, ई आर द सिंबल्स फॉर डिफाइनिंग अ लैंग्वेज, फॉर बीइंग अ लैंग्वेज, फॉर मैथमेटिकल लैंग्वेज 1 2 3 4 आर द सिंबल फॉर लैंग्वेज, वी नीड सिंबल्स ना। इसको डिनोट जैसे आपके ए बी सी डी ये सारे क्या है सिंबल्स हैं, 0 1 2 3 ये सारे क्या है आपके सिंबल्स हैं। तो ये सारे सिंबल्स जो हैं वो आपके क्या बनाते हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की। तो सिंबल जो है यहीं से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जिस भी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हो उसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स जो है वो आते हैं। सिंबल्स के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अल्फाबेट की। अल्फाबेट जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। यस अल्फाबेट सिग्मा से। ये आपको जो है नोटेशन सिंबल अलग है, अल्फ़ाबेट अलग है, इसके हिसाब से, ठीक है। सिग्मा से अल्फ़ाबेट डिनोट होता है, सिग्मा से क्या डिनोट होता है भाई साहब। देखो तुमने TOC इससे पहले भी किया था डिस्कस, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अभी तक ये चीज़ बैठा नहीं था कि सिग्मा का मतलब है अल्फ़ाबेट की। चीज़ कहाँ बैठा था अमन, बैठा था? नहीं बैठा था। अरे सिग्मा जैसे, अरे वो ऐसे नहीं होगा, जब ऐसी वीडियो बनाओगे फिर देखोगे तब जाके होगा TPT, दैट टी, याद आ रहा है रिलेशनल कैलकुलस PT, ऑल द टपल्स विच सेटिस्फाई द कंडीशन PT विल बी टपल वेरिएबल, दैट इज टपल वेरिएबल। समझ में आ रहा है? ऐसे ही करके होगी। जब ऐसे रिकॉर्ड करोगे फिर देखोगे, देन उसके बाद तुम पेपर दोगे, फोड़ फाड़ के आओगे तुम पेपर में। और सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारा कंट्रोल होगा तुम्हारे लैंग्वेज के ऊपर, तुम्हारे नॉलेज। द मेन थिंग यू विल हैव द कंट्रोल ओवर योर नॉलेज, दैट इज द मेन थिंग, that you know that I know this thing and you know that I don't know this thing. This distinction is very important. If you are not able to distinguish what you know, what you don't know, then you are waste, complete waste. तो अल्फ़ाबेट को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये तो मैं भी बना रहा हूँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। तूने DVMS का पूरा नोट्स बना लिया, लेकिन तेरे को DVMS यार वैसे नहीं आएगा भाई। दैट इज़ नॉट पैकिंग, दैट इज़ नॉट समराइजिंग। Start doing this, you will complete, you will be like a hero. Just do like this, okay? Yes, अल्फ़ाबेट को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। चलो, सबसे ज्यादा TOC में दिखेगी दैट इज द सिग्मा। अब अल्फाबेट क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ जो नोटेशन सबसे ज़्यादा हमें दिखेगी TOC में वो है सिग्मा, एंड सिग्मा मीन्स नथिंग बट अल्फ़ाबेट। समझ में आ रहा है तुम्हें? सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। सिंबल जो है वो आपके क्या बनाते हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की। तो सिंबल जो है यहीं से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जिस भी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हो उसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स जो है वो आते हैं। सिंबल्स के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अल्फाबेट की। अल्फाबेट जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। यस अल्फाबेट सिग्मा से। ये आपको जो है नोटेशन सबसे ज्यादा TOC में दिखेगी। अल्फ़ाबेट को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, ओके, यू नो, एंड देयर वी विल सी आफ्टर सम टाइम पावर ऑफ सिग्मा, ठीक है। यानी कि कितने अल्फ़ाबेट लेके हम बना रहे हैं स्ट्रिंग्स। जैसे कि यहाँ पे सिग्मा की पावर 1 है तो एक एक अल्फ़ाबेट लेके हम सारे स्ट्रिंग्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स विथ टेकिंग 1 अल्फ़ाबेट एट अ टाइम। सिग्मा की पावर 2, कलेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स टेकिंग 2 अल्फ़ाबेट्स एट अ टाइम। सिग्मा 0, कलेक्शन ऑफ ऑल द टेकिंग समेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स टेकिंग 0 अल्फ़ाबेट एट अ टाइम। दिस समझ में आ रहा है ऐसे। अब अल्फाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट को डिनोट करते हैं सिग्मा से। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये चीज़ तब आगे कभी दिमाग में तुम्हारा होनी चाहिए। देखो तुमने पढ़ा होगा फाइनाइट ऑटोमेटा 5 टपल है, भूल गए तुम। स्टार्टिंग स्टेट Q नॉट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, सिग्मा अल्फ़ाबेट्स, पता नहीं क्या क्या था, देख लेंगे। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल का मतलब क्या है, देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस लेके आ रहा हूं इन वीडियोस में पैरेलली मैं आपको वो सारे वर्ड्स बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अल्फ़ाबेट इज फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। इतना आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। यस, क्या ये इनफाइनाइट हो सकता है? नहीं, इट इज ऑलवेज अ फाइनाइट सेट। अल्फ़ाबेट कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। सिंबल कैन बी इनफाइनाइट, लेकिन अल्फ़ाबेट इनफाइनाइट नहीं हो सकता। अल्फ़ाबेट इज़ ऑलवेज फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। अल्फ़ाबेट इज़ ऑलवेज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। रट लो, घुसा लो दिमाग में। अल्फ़ाबेट कैन नेवर बी इनफाइनाइट। अल्फ़ाबेट इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता। अल्फ़ाबेट को फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल ही होना होगा। इनफाइनाइट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल।
सिंबल जैसे मैंने आपको दे दिया सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, मतलब अब सारे आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं, सारे आपको वही वर्ड्स बनाने हैं जो ए और बी से मिलके बने हैं, और ये आपको हमेशा गिवन होगा, हमेशा अल्फाबेट। सिग्मा सिग्मा ए कॉमा बी मतलब हमारा अल्फ़ाबेट सेट है। सिग्मा हमारा क्या है? अल्फ़ाबेट सेट। ए कॉमा बी मत, यानी कि हमारे इस अल्फ़ाबेट सेट में दो सिंबल्स हैं। ए पहला सिंबल है ए, दूसरा सिंबल है बी। हमारा अल्फ़ाबेट सेट कंटेन्स द सेट ऑफ सिंबल्स। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू नीड टू गेट। ओके, हाँ देखते हैं। गिवन होगा, अदरवाइज ऑब्वियसली आप कोई भी सिंबल उठा सकते हैं, और अगर कोई भी सिंबल उठा सकते हैं तो आप कोई भी अल्फाबेट जो है बना सकते हैं। और अल्फाबेट के बाद अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, क्योंकि नेक्स्ट जो कांसेप्ट आता है स्ट्रिंग का। अब स्ट्रिंग, यस, क्या ये इनफाइनाइट हो सकता है? नहीं, इट इज ऑलवेज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। जैसे मैंने आपको दे दिया, अरे ऐसे भी तो कर सकते थे कि आज 10 वीडियो फिर कल 10 वीडियो, क्योंकि तुम देख रहे हो, तुम ऐसे जो कर रहे हो ना, डिस्कस करने का मतलब है कि इट्स कंप्लीटेड, इट्स कम्प्लीटली कंप्लीटेड। तो एक ही दिन में सारा नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा करके हो जाएगा। हाँ, इट विल टेक टाइम 1 मंथ, लेकिन 1 मंथ के अंदर अगर हम थोड़ा करके हम यही तो चाहिए था ना। when you have done this then it's completed, you will just revise it, and if you do this for 1 month you will be a masterpiece, only one piece. okay, wait, कुछ और चल गया सर। Do you know Facebook laid off more than 11,000 people? Twitter laid off more than 5,700 people, and Cisco laid off more than 4,000 people. I started feeling no job is safe in 2023. And if you are entering in 2023 without any secondary income source, then you have to hear me out for next 30 seconds. You have to build a secondary source of income, and you have to do it right now. Hi, my name is Purushottam Hamberde, and I have taught over 3,000 people how to convert their knowledge, skill, expertise and passion into an sustainable, secure and recession-proof income source. And it is possible to build your secondary income stream completely online in just less than। हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 1 ऑफ ऊपर करके दे हैव क्रिएटेड अ न्यूक्लियर वेपन ग्रामर की। अगर yes, that is the building। हमें लैंग भी पता है, लैंग्वेज, ऑटोमेटा एंड ग्रामर आर द 3 pillars of TOC. If you want to master TOC, just master language, automata and grammar and you will automatically master TOC. okay, आगे बढ़ो। Talk of the language, the smallest unit of the language is what? The symbol। अब सिंबल में क्या आते हैं? जैसे आपके A B C D, ये सारे क्या है? सिंबल्स हैं। 0 1 2 3, ये सारे क्या है? आपके सिंबल्स हैं। तो ये सारे सिंबल्स जो हैं वो आपके क्या बनाते हैं? एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज की बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अल्फाबेट नोट किया जाता है सिग्मा से, एंड सिग्मा इज व्हाट लेट मी, हाँ मतलब सिग्मा इज क्या? अल्फाबेट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल इज अल्फाबेट। ओके, जो है यही से आपकी कहानी अल्फाबेट सिग्मा कैन नॉट बी इनफाइनाइट, सिग्मा नीड्स टू बी फाइनाइट होती है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जिस भी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हो उसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स जो है वो आते हैं। सिंबल्स के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अल्फाबेट की। अल्फाबेट जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। यस, अल्फाबेट सिग्मा से। ये आपको जो है नोटेशन सबसे ज्यादा टीओसी में दिखेगी, दैट इज द सिग्मा। अब अल्फाबेट क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस लेके आ रहा हूं इन वीडियोस में पैरेलली मैं आपको वो सारे वर्ड्स बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अल्फाबेट क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। यस, क्या ये इनफाइनाइट हो सकता है? नहीं, इट इज ऑलवेज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। जैसे मैंने आपको दे दिया सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, मतलब अब सारे आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं, सारे आपको वही वर्ड्स बनाने हैं जो ए और बी से मिलके बने हैं, और ये आपको हमेशा गिवन होगा, हमेशा अल्फाबेट आपको गिवन होगा। अदरवाइज ऑब्वियसली आप कोई भी सिंबल उठा सकते हैं, और अगर कोई भी सिंबल उठा सकते हैं तो आप कोई भी अल्फाबेट जो है बना सकते हैं। और अल्फाबेट के बाद अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, क्योंकि नेक्स्ट जो कांसेप्ट आता है स्ट्रिंग का। अब स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, या आप क्या कह सकते हो? सीक्वेंस। बेटर वर्ड क्या है? सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट। जैसे सिग्मा अगर मैं आपको दे दूं, लेट्स से सिग्मा, ठीक है। तो स्ट्रिंग हो गया कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, या फिर हम बोल सकते हैं उसको सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स। स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, और वी कैन से सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स। ओके, नो प्रॉब्लम। सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स और कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है। सिग्मा ए बी का मतलब है तुम अब जो स्ट्रिंग बनाओगे वो मतलब वो ए या तो ए को लेकर बनाओगे कि बी को लेकर बनाओगे, दोनों को लेकर बनाओगे। उससे बाहर ए और बी से बाहर दूसरा हम नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ए बी मतलब आपके पास अल्फाबेट दे दूं ए और बी, तो देखो कौन कौन सी स्ट्रिंग बन सकती है। स्ट्रिंग का मतलब क्या है? जैसे ए इटसेल्फ इज अ स्ट्रिंग, बी इटसेल्फ इज अ स्ट्रिंग, ए इज वन ऑफ द स्ट्रिंग, ए बी ए बी, ये सारी। हाँ ठीक है, समझ गया। ए बी एक लेके, दो लेके, सारे ही 3 बार ले लो, 4 बार ले लो, सारे ऑल पॉसिबल आर देयर। ओके, सिग्मा ए बी का मतलब ही है सिग्मा ए बी इज अल्फाबेट। सिग्मा इज व्हाट? अल्फाबेट फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट, द फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। ओके, ए और बी हो गया, ए और बी हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे?
उसके बाद हम करेंगे हम जब स्ट्रिंग बनाएंगे तो उसमें से उसी में से लेना है जो हमारा फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स अल्फ़ाबेट है, उसी में से लेना है, उसके बाद तो कुछ ले नहीं सकते स्ट्रिंग। अब ऑफ कोर्स वो हम एक बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, कई बार भी ले सकते हैं, यहाँ परमुटेशन लगा सकते हैं जो लिए उनका। तरह से स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को हम यहाँ पे प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग की क्या, सबसे पहले बात करते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, स्ट्रिंग की ये प्रॉपर्टी कि स्ट्रिंग की एक अपनी लेंथ होती है, ये हमारे स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है कि स्ट्रिंग की लेंथ होती है, ठीक है। कितने वर्ड्स जो है वो आ सकते हैं, कितने सिंबल्स आ सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर आपको बोल दूं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2 और अल्फाबेट हमारे ए बी, जो हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वही जाके हमारा पावर ऑफ द अल्फ़ाबेट हो जाएगा आगे, ओके। तो आप कौन कौन से बनाओगे उस स्ट्रिंग में, कौन कौन से होंगे आपके पास, हो सकते हैं ए बी, अरे ये कोई बात नहीं, ए बी बी और बी बी, और क्या बनाऊंगा, और कुछ नहीं बनाऊंगा। बी ए बी बी, इस तरीके से आपके पास होंगे। लेट्स से लेंथ ऑफ 3, लेंथ ऑफ 3 में आपके पास क्या हो सकते हैं, ए हाँ, लेंथ ऑफ 3, ये सब पागलपंती मत करो। ए बी ए, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ 3 का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ, 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 8, देयर विल बी 8 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। ए बी ए, सॉरी, लेंथ will be 3, there will be 8 not alphabets, pagal, there will be 8 strings in the length 2, ए बी 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 ए बी 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 ए बी बी बी, मतलब ये आपके क्या हो सकते हैं, पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो है वो हो सकती है। अब स्ट्रिंग की लेंथ की अगर बात करें तो देखो लेंथ यहाँ पे कितनी है, 2 भी है, लेंथ यहाँ पे 3 भी है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अब स्ट्रिंग का मतलब क्या है, एक तरह से जैसे अगर हम इंग्लिश वर्ड की बात करें तो देखो अल्फाबेट इंग्लिश में ऑब्वियसली सिंबल्स कौन कौन से हैं, ए टू जेड हमारे पास सिंबल्स है। अब अल्फाबेट का मतलब क्या है, आपको लेट्स सपोज दे दें कि आपको सारे के सारे स्ट्रिंग्स लिखने हैं, सारे के सारे आपको सेंटेंस लिखने हैं, लेकिन उस सेंटेंसेस, हाँ। तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज से हम अगर एनालॉजी लें तो हमारा सिंबल हो जाएगा सेट ऑफ, वो ए से लेके जेड वो हमारा सिंबल हो गया, ओके। ऑफ कोर्स सिंबल कैन बी फाइंड आउट, ए टू जेड वो हो गया हमारा सिंबल। उसके बाद हम उससे जब हम अल्फ़ाबेट डिफाइन करेंगे ना, ओनली टेक ए बी सी, अल्फ़ाबेट इज सिग्मा इज इक्वल टू ए बी सी। अब जो हमें वर्ड बनाना है वो सिर्फ ए बी और सी से बनाना है। आपको सिर्फ ए बी सी और डी को ही यूज करना है, मतलब मैंने अल्फाबेट आपको फिक्स कर दिया कि इन्हीं चारों से मिलकर बने होने चाहिए। अब आप क्या लिखोगे, सेंटेंस लिखने की कोशिश करोगे या वर्ड्स लिखने की, Alphabet is just a limitation on the symbols that only use this symbol. This is alphabet. Okay. करोगे तो वो वर्ड्स या सेंटेंसेस आपके क्या कह सकते हो आप, एक तरह से स्ट्रिंग है, जो कि क्या एक तरह से सीक्वेंस है किसका, जितने भी सिंबल जितने भी अल्फाबेट आपको दिए हैं उनका एक तरह से सीक्वेंस है। अब सबसे पहले सिंबल हो गया अल्फाबेट, फिर आगे हम स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग के बाद हम आते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज का मतलब क्या है, दैट इज द बिगेस्ट टर्म। लैंग्वेज का तो सबसे पहले हमने देखा सिंबल, फिर देखा हमने अल्फ़ाबेट, फिर देखा हमने स्ट्रिंग। अब हम देखेंगे लैंग्वेज, ओके। सिंबल, अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग एंड देन वी विल सी लैंग्वेज। क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। जैसे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अब इंग्लिश लैंग्वेज में आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग। कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग का मतलब सारे के सारे सेंटेंसेस, सारे के सारे वर्ड्स की कलेक्शन को आप क्या बोल सकते हैं, एक तरह से लैंग्वेज। और अगर प्रोग्रामिंग में से बात करें तो जैसे सी प्रोग्राम की बात करें तो सी प्रोग्राम का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन आता है राइट अ सी प्रोग्राम ऑफ स्ट्रिंग्स, जैसे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज में आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग। कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग का मतलब सारे के सारे सेंटेंसेस, सारे के सारे वर्ड्स की कलेक्शन को आप क्या बोल सकते हो, एक तरह से लैंग्वेज। और अगर प्रोग्रामिंग में से बात करें तो जैसे सी प्रोग्राम की बात करें तो सी प्रोग्राम का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन आता है राइट अ सी प्रोग्राम। अब राइट अ सी प्रोग्राम एक्चुअल में क्या है, एक तरह से स्ट्रिंग है। आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, लेट्स से सम ऑफ टू नंबर्स। अब सम ऑफ टू नंबर्स का अगर प्रोग्राम लिख रहे हो वो मतलब आप क्या लिख रहे हो, एक स्ट्रिंग लिख रहे हो, एक तरह से आप इंग्लिश में कोई पैराग्राफ लिख रहे हो। लेकिन लैंग्वेज का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सी प्रोग्राम, मतलब जितने भी सी प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं, वैलिड सी प्रोग्राम, उनकी कलेक्शन को आप क्या बोल सकते हो, लैंग्वेज बोल सकते हो। तो हम एक एग्जांपल से यहां पे स्टार्ट करते हैं पूरे के पूरे पॉइंट। तो सबसे पहले मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन आता है राइट अ सी प्रोग्राम। अब राइट अ सी प्रोग्राम एक्चुअल में क्या है, एक तरह से स्ट्रिंग है। आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, लेट्स से सम ऑफ टू नंबर्स। अब सम ऑफ टू नंबर्स का अगर प्रोग्राम लिख रहे हो वो मतलब आप क्या लिख रहे हो, एक स्ट्रिंग लिख रहे हो, एक तरह से आप इंग्लिश में कोई पैराग्राफ लिख रहे हो। लेकिन लैंग्वेज का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सी प्रोग्राम, मतलब अभी एक इसने बहुत ही घटिया वाहियात सा एनालॉजी लिया है, लेकिन ठीक है। अब हमारा अल्फ़ाबेट अगर सी हो गया, यानी कि सी प्रोग्राम इज द अल्फ़ाबेट। अब जो भी बनेगा सी प्रोग्राम ही बनेगा, तो एक अगर हम लिख रहे हैं तो दैट इज स्ट्रिंग, लेकिन कलेक्शन ऑफ ऑल दी सी प्रोग्राम दैट इज व्हाट, दैट इज लैंग्वेज। जितने भी सी प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं, वैलिड सी प्रोग्राम, उनकी कलेक्शन को आप क्या बोल सकते हो, लैंग्वेज बोल सकते हो। तो हम एक एग्जांपल से यहां पे स्टार्ट करते हैं पूरे के पूरे पॉइंट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है सिग्मा। सिग्मा हमारे पास क्या है, सिग्मा है ए एंड बी, मतलब हमारे पास Sigma is what? Alphabet, finite set of symbol. Sigma is alphabet, finite set of symbol. Are you getting my point? दो ही अल्फाबेट है ए और बी। तो देखो अब अगर आपको यहाँ पे लैंग्वेज पूछा जाए, अब लैंग्वेज क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। अब लेट्स से लेकिन लैंग्वेज में आपको बोल दूं कि यू हैव टू राइट डाउन अ लैंग्वेज L1 एंड लैंग्वेज L1 इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3, कलेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए। अब ये ए क्या है, वन ऑफ द स्ट्रिंग है। अब ए बी क्या है, वन ऑफ द स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये सारी क्या है, एक स्ट्रिंग। अब इनके कलेक्शन को, पूरी की पूरी कलेक्शन को Of course, ये बेहूदी चीज। मैं क्या बोल सकता हूं, ये पूरी की पूरी कलेक्शन क्या एक तरह से लैंग्वेज है। अब अगर आपको लैंग्वेज में सारी की सारी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 चाहिए तो आप इसको बोल सकते हो क्या, ये है लैंग्वेज L1, क्योंकि ये 1 ए क्या लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज L1 था, हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 मेड फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ सिंबल्स, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, दैट इज उस गिवन अल्फ़ाबेट सेट से जितने भी ये स्ट्रिंग बन सकते हैं,
3 लेंथ के सारे बना के प्रस्तुत कर दो। वन ऑफ द स्ट्रिंग, वन ऑफ द पॉसिबल स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट। तो ए ए बी बी ये सारी की सारी क्या है? आपको एक लैंग्वेज है जिसकी लेंथ कितनी है? 3। अब ऐसी लैंग्वेज जो है जरूरी नहीं है कि ये फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट। अब देखो लेंथ ऑफ 3 में कितनी आई? लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी। अल्फ़ाबेट के लिए जरूरी है कि फाइनाइट होगी कि इनफाइनाइट होगी। स्ट्रिंग हमारा ठीक है, हमने देखो सिंबल ऐसे ही पढ़ा, फिर सिंबल से बना बड़ा अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के बाद हमने ऐसे ही पढ़ा क्या? स्ट्रिंग्स। अब ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग एक डेफिनेशन है, उसके बाद स्ट्रिंग से बना जिसके आधार पे बना लैंग्वेज। सिंबल हमारा डेफिनेशन है, उसके आधार पे हमने बनाया क्या बनाया भाई? चोमू अल्फ़ाबेट बनाया। उसके बाद स्ट्रिंग हमारा डेफिनेशन था, ओके। उसके बाद उसके आधार पर हमने लैंग्वेज बनाया, और लैंग्वेज फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अल्फ़ाबेट फाइनाइट ही होगा, अल्फ़ाबेट फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स ही होगा। लेकिन हमारा ये जो है लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट ऑल्सो एंड इनफाइनाइट ऑल्सो, ओके। इस लैंग्वेज में कितनी स्ट्रिंग आई आपकी? 1 2 3 4 5 बेस्ड ऑन द डिमांड, ओके, डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज, ओके। दिस इज स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3, दिस विल बी अ फाइनाइट सेट, द फाइनाइट लैंग्वेज। 7 8 तो 8 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आई इस लैंग्वेज में L1 में। अब इसको क्या बोल सकते हो? फाइनाइट या इनफाइनाइट? ऑब्वियसली क्या है? फाइनाइट लैंग्वेज है। लेकिन जो लैंग्वेज है इट कैन बी इनफाइनाइट आल्सो। कैसे इनफाइनाइट कैसे हो सकती है? लेट्स सपोज लैंग्वेज कैन बी इनफाइनाइट आल्सो एंड फाइनाइट आल्सो। कि अगर बोलते यू हैव टू राइट अ लैंग्वेज इन व्हिच ऑल द स्ट्रिंग्स शुड स्टार्ट फ्रॉम या स्टार्ट विद ए एंड विद ए, इस तरीके से आपको बोल दिया जाए कि जैसे देख लो L2 हमारा हो गया, L2 लैंग्वेज का मतलब है स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विथ ए एंड विथ ए। अब तुम बना जाओ ए बी बी ए सी 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 ए कुछ भी, तो इनफाइनाइट चलता रहेगा, तो इनफाइनाइट लैंग्वेज हो गया। फाइनाइट तो डिपेंड करता है हमारे डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज। इफ डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज इज सच दैट इट विल कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, इट इज अ फाइनाइट लैंग्वेज। इफ द डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज इज सच दैट इट विल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, देन इट इज अ इनफाइनाइट लैंग्वेज। आपको वो लैंग्वेज लिखनी है, उस लैंग्वेज के अंदर सारी के सारी स्ट्रिंग्स जो है वो स्टार्ट विद ए होनी चाहिए, एंड विद ए होनी चाहिए। अब स्टार्ट विद ए और एंड विद ए का मतलब क्या? अल्फाबेट आपके ए और बी है, अल्फाबेट आपके फिक्स कर दिए ए और बी। आप कोई भी ले सकते हो, ए बी सी भी ले सकते हो, लेकिन ए और बी से भी आपका काम हो जाएगा। तो देखो स्टार्ट विद ए एंड विद ए, वन ऑफ द पॉसिबल ये। दूसरी क्या हो सकती है? स्टार्ट विद ए एंड विद ए, तो ये देखो ये भी स्टार्ट विद ए है, एंड विद ए है। और क्या हो सकती है? ए ए ए ए। तो देखो इस तरीके से आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहां पे स्ट्रिंग्स पॉसिबल है। और इसके अलावा हमारे पास पॉसिबल है, लेट्स सपोज ए बी ए, ये भी वन ऑफ द पॉसिबल स्ट्रिंग है। देखो स्टार्टिंग विद ए है, एंडिंग विद ए है। इसके अलावा हमारे पास ए बी बी ए। तो देखो ये सारी जो है वो इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स है, और ऑब्वियसली इनफाइनाइट बन रही है, तो मेरी जो लैंग्वेज है वो भी क्या बनेगी? इनफाइनाइट बनेगी। तो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि लैंग्वेज शुड बी फाइनाइट, तो आप कह सकते हो जैसे ये एग्जांपल है, दैट इज स्ट्रिंग ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3, ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1, इवन ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0। लेंथ 0 भी हो सकती है। लेंथ 0 का मतलब है कि कोई भी ऑप्शन यहां पे नहीं, मतलब कोई ना तो ए होना चाहिए ना लेंथ जीरो भी हो सकती है, तो एप्सिलॉन हो जाएगी। लेंथ जीरो ऑफ द लैंग्वेज दैट इज अ फाइनाइट लैंग्वेज होना चाहिए, जिसको आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा पावर 0। अब सिग्मा पावर 0 मतलब कि कोई भी यहां सिग्मा पावर 0 यानी कि हमारा लेंथ स्ट्रिंग में नहीं आना चाहिए, तो यानी उसको हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन यहां पे बोलते हैं। ये सारे सिग्मा पावर 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी कि उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग है ही नहीं। कलेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स विद टेकिंग 0 अल्फ़ाबेट्स एट अ टाइम, एप्सिलॉन सिग्मा की पावर 0, यानी कि हमने एक भी अल्फ़ाबेट नहीं लिया है तब स्ट्रिंग बनाया है, तो एप्सिलॉन बनेगा। एप्सिलॉन, ओके। व्हाट दिस इज अ न्यू सिंबल एंड इसकी मीनिंग समझो जो है वो इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज से रिलेटेड, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं कि लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट, इट कैन बी इनफाइनाइट। तो यस, ये फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। इसके अलावा कोई भी एग्जांपल यहां पे ऑफ कोर्स लैंग्वेज फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। इसमें मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, समझ में आएगा तो आगे चल। सकते हो, लाइक स्ट्रिंग ऑफ ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ए स्टार्टिंग विद ओनली। अरे भाई मेरे को आ गया समझ में, तू नहीं समझ रहा है, बार बार बोलेगा एक ही बात, समझ गया ना मैं। लैंग्वेज फाइनाइट भी होता है, इनफाइनाइट मैं समझ चुका हूँ। मैं ये भी समझ चुका हूँ कि TOC के 3 पिलर है, लैंग्वेज, ग्रामर एंड ऑटोमेटा। समझ में आ गया मेरे को, समझ में आ रहा है तेरे को? स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, ये सारी जो है वो इनफाइनाइट लैंग्वेज के एग्जांपल है। और अगर आपको फिक्स कर दे कि लेंथ 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, आप कह सकते हो फाइनाइट लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक पॉइंट्स ऑफ लैंग्वेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटा से रिलेटेड, और ये सारी वीडियोस जो है वो लिंक्ड है, आपको एक एक करके जो है वो चेक करनी है, क्योंकि समझ गए भाई? ये सारे पॉइंट्स अगर आप नहीं चेक करोगे, ये सारे पॉइंट्स अगर आप नहीं नोट डाउन करोगे, तो TOC इस तरीके से आपको समझ नहीं आएगी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, इस मैसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज ऑटोमेटा और ऑटोमेटा का TOC में क्या यूसेज है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ऑटोमेटा को मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये आदमी मेरे को बताएगा कि ऑटोमेटा क्या है, यही ना? बता। लास्ट वीडियो में हमने लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया, और ऑटोमेटा में जितनी भी हम वीडियोस बना रहे हैं, TOC के जितनी भी वीडियोस बना रहे हैं, ये वीडियो सारी लिंक्ड है। पहले आपको वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपको क्लियर है, अरे भाई 2 वीडियो तो बनाया है इसने, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो समझ में आएगी, क्योंकि वो सबसे पहली वीडियो लैंग्वेज के ऊपर ही सबसे पहले मैंने बनाई है। तो लैंग्वेज में हमने डिस्कस किया था कि 2 तरीके से हो सकती है, या तो लैंग्वेज होगी फाइनाइट, सबसे पहली वीडियो लैंग्वेज के ऊपर ही सबसे पहले मैंने बनाई है। तो लैंग्वेज में हमने रुक जाना भाई, ऑटोमेटा। हेलो दोस्तों, इस मैसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज ऑटोमेटा और ऑटोमेटा का TOC में क्या यूसेज है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ऑटोमेटा को मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट वीडियो में हमने लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया, और ऑटोमेटा में जितनी भी हम वीडियोस बना रहे हैं, TOC के जितनी भी वीडियोस बना रहे हैं, ये वीडियो सारी लिंक्ड है। पहले आपको वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपको क्लियर है, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो समझ में आएगी, क्योंकि वो सबसे पहली वीडियो लैंग्वेज के ऊपर ही सबसे पहले मैंने बनाई है। तो लैंग्वेज में हमने
डिस्कस किया था कि दो तरीके से हो सकती है, या तो लैंग्वेज होगी फाइनाइट या फिर होगी इनफाइनाइट। फाइनाइट वाह, 1 लाख बार एक ही चीज़ को बोलो कि लैंग्वेज होगी फाइनाइट भी होगी और इनफाइनाइट भी होगी। भाई यार, अल्फ़ाबेट फाइनाइट होता है, सेट ऑफ सिंबल्स। ओके, इनफाइनाइट का मतलब क्या है? लैंग्वेज होती क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। अब अगर उसके अंदर मेरे पास फाइनाइट मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है तो वो बन गई फाइनाइट। हाँ, लैंग्वेज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। नया बात पता है इसने, ठीक है। लैंग्वेज होती है कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। और अगर उसके अंदर इनफाइनाइट मतलब आप कह सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बन गई है, तो वो लैंग्वेज क्या बन गई अपनी? इनफाइनाइट। कैसे? लेट्स सपोज मेरे पास अल्फाबेट है ए और लैंग्वेज के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग है तो इनफाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग में भी एक ही चीज़ बोलेंगे कि नहीं, कोई और भी चीज़ है इसमें। बी, और मुझे लैंग्वेज बनानी है एक, और उस लैंग्वेज के अंदर सारी स्ट्रिंग्स की लेंथ ठीक है, सिग्मा हमारा सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल, दैट इज अल्फ़ाबेट हो गया, सिग्मा अल्फ़ाबेट हो गया, ये भी ठीक है, आगे बढ़िए। जो है वो लेट्स सपोज 2 होनी चाहिए, मतलब वो सारी स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ 2। मदर चोद ने पहले, सॉरी, सर ने और चोमू ने सबसे पहले अल्फ़ाबेट डिफाइन किया, उसके बाद फाइनाइट लैंग्वेज के लिए एग्जांपल लेके दिखा रहा है, इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए एग्जांपल लेके दिखा रहा है। दिखा नहीं देते हैं क्या? दिखाओ तुम दिखाओ। तो कैसे बनाओगे? हमारे पास अल्फाबेट पहले डिफाइंड है ए और बी, तो आप बना सकते हो एक ए और ए बी बी ए बी बी, तो ये 4 पॉसिबल है। तो देखो 4 है मतलब फिक्स्ड है, तो ये बन गई आपकी फाइनाइट लैंग्वेज। ऐसे लेट्स सपोज अगर हम इनफाइनाइट लैंग्वेज की बात करें तो इनफाइनाइट में लेट्स सपोज कि वो सारी स्ट्रिंग्स जिसके अंदर एटलीस्ट 1 ए होना चाहिए, मतलब मेरे को वो लैंग्वेज बनानी है व्हिच कंटेन्स ऑल द स्ट्रिंग्स एटलीस्ट 1 ए इसके अंदर होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1 सारे स्ट्रिंग जिसके अंदर कम से कम एक ये होना चाहिए। तो दिस इज इनफाइनाइट ए, एक बार ले लो, 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, ए बी ले लो, ए बी बी बी। ए। अब एटलीस्ट 1 ए बनाने के लिए क्या करोगे आप? देखो ए ठीक है, ये भी पॉसिबल है। देखो इनके अंदर सारों के अंदर क्या आ रही है? एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है? कम से कम एक ए होना चाहिए, तो देखो कम से कम एक ए है। इसके अलावा लेट्स सपोज ए बी इस तरीके से अगर आप लो करोगे तो देखो इसके अंदर भी एटलीस्ट 1 ए आ गया। ऐसे ही आप बना सकते हो बी ए। तो कहने का मतलब क्या है? ये लैंग्वेज आपकी बनेगी इनफाइनाइट। अब लैंग्वेज फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको कोई स्ट्रिंग दे दूं लेट्स सपोज ए बी ए, कुछ भी ए बी ए, तो मुझे पता करना है कि क्या ये स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। यहाँ तक इसने बता दिया कि लैंग्वेज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो अब अगला चीज़ हमारा जो है, हमें ये एक स्ट्रिंग देगा और पूछेगा कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं। अब अगर हमारा लैंग्वेज फाइनाइट होता तो हमारे पास क्या चीज़ था कि हम सारे के सारे जो पॉसिबल स्ट्रिंग हैं उस लैंग्वेज के, उसको हम मेमोरी में स्टोर कर लेते और फिर एक एक से मैच करके देख लेते। अगर वो एक से भी मैच कर गया तो फिर वो हो जाता हमारा यस दैट दिस स्ट्रिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। लेकिन अगर हमारा लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो फिर हम उसको तो मेमोरी में स्टोर ही नहीं कर सकते, और स्टोर ही नहीं कर सकते तो फिर हम इस तरीके से तो चेक नहीं कर सकते ना कि ये स्ट्रिंग हमारा लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं। वो मैचिंग बाय सेविंग इन द मेमोरी and comparing two strings, we cannot do that because we cannot store all the strings that are possible in the language, because the language is infinite. Language contains infinite number of strings, so this mechanism will not work for checking. So there we need a new mechanism, that is automata. It will use the logical comparison. There are some rules, that is the automata, that it will decide without storing any string of the language that is possible in the language, without storing any string, without comparing the string to be checked. It will determine whether the string is the part of the language or not. सिंपल सा फंडा है। लेट्स सपोज आपने कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिखा, वो सेंटेंस लैंग्वेज के अंदर कंसीडर होता है नहीं, लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। इसको पता लगाने के लिए आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे कि क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, या क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के अंदर आती है या नहीं। इसके लिए या तो एक मेथड आपके पास क्या है, आप उस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उस लैंग्वेज को मेमोरी के अंदर स्टोर कर लो, मतलब उस लैंग्वेज के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स आ रही हैं सारी स्ट्रिंग्स को आप लैंग्वेज के मतलब मेमोरी के अंदर स्टोर कर लो, और फिर एक एक करके आप चेक कर लो क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। और ऐसे ही आप इनफाइनाइट में भी कर सकते हो। इनफाइनाइट के अंदर आप सारी की सारी स्ट्रिंग्स को मेमोरी के अंदर स्टोर कर लो और एक एक करके आप मैच कर लो क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। तो देखो फाइनाइट के केस में तो ये पॉसिबल है। फाइनाइट के केस में तो ऑब्वियसली मेरे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है। मैं Surya Kumar Yadav, Michael Hasi, Adam Gilchrist. What do they all have in common? Yes, you're right. हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन what happened? हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इसके अलावा लेट्स सपोज ए बी इस लैंग्वेज का
पार्ट है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए वही मैं बोल रहा था कि ये मैकेनिज़्म तो सही है कि सारे के सारे मतलब ये मैकेनिज़्म सही है कि सारे के सारे स्ट्रिंग्स ऑफ द लैंग्वेज को जो पार्ट है उनको मेमोरी में स्टोर कर लो और फिर कंपेयर करके देख लो कि एक से भी मैच मतलब तुम किसी एक से मैच कर रहे हो तो हो गया, दैट इज़ द गिवन स्ट्रिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। लेकिन फाइनाइट के केस में तो हम स्टोर कर लेंगे मेमोरी में, लेकिन इनफाइनाइट केस में हम क्योंकि हमारे पास वी डोंट हैव इनफाइनाइट मेमोरी। इसको कैसे फाइंड आउट करोगे कि क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, या क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के अंदर आती है या नहीं। इसके लिए या तो एक मेथड आपके पास क्या है, आप उस लैंग्वेज को मेमोरी के अंदर स्टोर कर लो, मतलब उस लैंग्वेज के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स आ रही हैं सारी स्ट्रिंग्स को आप लैंग्वेज के मतलब मेमोरी के अंदर स्टोर कर लो और फिर एक एक करके आप चेक कर लो क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। और ऐसे आप इनफाइनाइट में भी कर सकते हो, इनफाइनाइट के अंदर आप सारी की सारी स्ट्रिंग्स को मेमोरी के अंदर स्टोर कर लो और एक एक करके आप मैच कर लो क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। तो देखो फाइनाइट के केस में तो ये पॉसिबल है, फाइनाइट के केस में तो ऑब्वियसली मेरे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है तो आप उसको मेमोरी में स्टोर करके एक एक करके आप मैच कर लो कि क्या ये बराबर है या नहीं। लेकिन इनफाइनाइट के केस में कैसे पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है और आप कैसे उसको सबसे पहले स्टोर करोगे, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट को मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आप मैच कैसे करोगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं कांसेप्ट ऑफ ऑटोमेटा। तो ऑटोमेटा है क्या, ऑटोमेटा है एक तरह से मैथमेटिकल मॉडल या आप कह सकते हो मशीन जो हेल्प करती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं कांसेप्ट ऑफ। तो इस प्रॉब्लम को हम ऑटोमेटा के कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। ऑटोमेटा बड़ा मशीन है, ओके। ऑटोमेटा, तो ऑटोमेटा है क्या, ऑटोमेटा है एक तरह से मैथमेटिकल मॉडल या आप कह सकते हो मशीन। मैथमेटिकल मॉडल है, मशीन है, ओके। मैथमेटिकल मॉडल है जो बिना स्टोर किए चेक करेगा कि ये स्ट्रिंग हमारा लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, जो हेल्प करती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और प्रॉब्लम क्या है कि वेदर द लैंग्वेज इज वेदर अ स्ट्रिंग इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज और नॉट, मतलब आपको कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है क्या वो स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर आती है या नहीं आती, इस टाइप कोई प्रॉब्लम लैंग्वेज के अंदर आती है या नहीं आती है, वो फिर बिना स्टोर किए ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ द लैंग्वेज, दैट इज द मेन पावर ऑफ ऑटोमेटा। को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इस मशीन को, इस मॉडल को जिसको बोलते हैं ऑटोमेटा। और टीओसी के अंदर जो मशीन है वो मैथमेटिकल मॉडल है, वो आर यू गेटिंग तो मेन हमारे पास आते हैं सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके बाद हमारे पास आता है पीडीए दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा, देन हमारे पास आता है अब ये ऑटोमेटा के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑटोमेटा आएंगे। पहला आएगा हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा, दूसरा आएगा पुश डाउन ऑटोमेटा और तीसरा एलबीए लीनियर बाउंड ऑटोमेटा और फिर तीसरा आएगा लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। हमारे पास आता है ट्यूरिंग मशीन। तो ये चारों उसके बाद आएगा हमारे पास ट्यूरिंग मशीन। तो हमारे पास ऑटोमेटा के अंदर क्या क्या आ गया, फाइनाइट ऑटोमेटा आ गया, उसके बाद पुश डाउन ऑटोमेटा आ गया, उसके बाद लीनियर बाउंड ऑटोमेटा आ गया और फिर उसके बाद आएगा हमारे पास ट्यूरिंग मशीन। ओके, वी विल सी ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो हमारे पास जो है सो ऑटोमेटा के अंदर जो हमारे पास हैं ये सब चीज़ें आ गई, फाइनाइट ऑटोमेटा आ गई, पुश डाउन ऑटोमेटा आ गई, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा आ गई और फिर आएगी हमारे पास ट्यूरिंग मशीन। ओके, वी विल सी जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके टीओसी के अंदर, तो जिसको हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। तो फाइनाइट ऑटोमेटा हमने देख लिया, रेगुलर लैंग्वेज क्या है, उसके बाद फाइनाइट ऑटोमेटा, ये सब 80% ऑफ द टीओसी, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ना पहले में, this covers the 80% of the syllabus of the TOC. Okay, no problem, we don't have any problem, okay. Infinite automata. Now we knew why we need automata. What is what kind of ambiguity and problem the automata is solving? The problem was that when there is language can be finite or infinite also. Language can contain finite number of strings also and infinite number of strings also. So when there is a string and we have to check whether this string is a part of the language or not. We have definition of the language, and according to the definition we have collection of all the possible strings that can be a part of the language, okay. And now we are going to check whether this string is a part of the language or not. Now if the language is finite, one way to solve this problem is store all the possible strings of the language into the memory and compare the given string with all the strings possible. If there is at least one match, there will be only one match because all the strings will be unique. So if there is a match, then the given string is a part of the language, and if there is no match, then the given string is not a part of the language. But this storage of all the strings into the memory is only possible in the case of finite language, and this is not possible in the case of infinite language, because we don't have infinite memory to store infinite number of strings. So this mechanism to solve the problem will fail in case of infinite language, and we will not be able to determine whether this string is a part of a language which contains infinite number of strings or not, okay, because we are running out of memory. So to solve this, but this problem can be solved by using automata, which is the mathematical model or machine or some mechanism. This will determine whether that string is a part of the language without storing all the strings of the language into the memory. This is the beauty of automata. Okay.
सेट ऑफ ऑटोमेटा। आपसे अगर कोई भी पूछता है कि ऑटोमेटा है क्या, तो ऑटोमेटा तो पता है, इट इज ऑटोमेटा, इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल, इट इज एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। लेकिन उसका यूज क्या है, उसका यूज आपको अब पता लगेगा कि किस स्ट्रिंग को, मतलब अगर आपको चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के अंदर बिलोंग करती है या नहीं करती, उसके लिए आपको हेल्प करेगा कौन? मशीन, दैट इज ऑटोमेटा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं पावर ऑफ सिग्मा इन टीओसी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इवन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ सिग्मा इन टीओसी। तो अगर बात करें सिग्मा की, जैसे कि हमने लैंग्वेज में डिस्कस किया था, सिग्मा एक्चुअल में होता क्या है, अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करती है। तो लेट्स सपोज हमारे पास दो अल्फाबेट है, ए ओके, तो अब हम देखेंगे पावर ऑफ सिग्मा। हमने वो सब देख लिया, क्या देख लिया हमने? ऑटोमेटा क्यों, क्या, कैसे, सब देख लिया हमने। फिर भी देख लिया कि ऑटोमेटा हम लोग देखेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। Most people are afraid to take the first step towards their career. But what if I told you the first step towards your dream job अबाउट पावर ऑफ सिग्मा, ए एंड बी। अब हम बात करें यहाँ पे पावर ऑफ सिग्मा की, मतलब सिग्मा की पावर। रुक जाओ एक सेकंड, आपको कंटिन्यू। हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पावर ऑफ सिग्मा इन टीओसी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इवन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ सिग्मा इन टीओसी। तो अगर बात करें सिग्मा की, जैसे कि हमने लैंग्वेज में डिस्कस किया था, सिग्मा एक्चुअल में होता क्या है, अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करती है। तो लेट्स सपोज हमारे पास दो अल्फाबेट है, ए एंड बी। अब बात करें यहाँ पे पावर ऑफ सिग्मा की, मतलब सिग्मा अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है। वीडियो क्या पावर हो सकती है, तो मिनिमम पावर क्या हो सकती है सिग्मा की? जीरो। जीरो का मतलब क्या है? सिग्मा की मिनिमम पावर जीरो हो सकती है। बहुत बढ़िया। तो क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ जीरो। ठीक है, सेट ऑफ, वही तो हम मैंने भी पहले कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद टेकिंग जीरो अल्फाबेट एट टाइम। तो ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ जीरो, एक ही बात है ना। लेम्डा, इसको लेम्डा से भी डिनोट करते हैं और एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं। मतलब हमारे पास दिया क्या अल्फाबेट ए और बी। अब ए और बी को मिला के आपने क्या बनानी है? स्ट्रिंग बनानी है। जैसे कि हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज इंग्लिश का एग्जांपल है। इंग्लिश में भी ऑब्वियसली इंग्लिश की तरह ही आपको मैं दे दूं, दो वर्ड दे दूं, ए और बी, दो अल्फाबेट दे दूं, ए और बी। ए और बी को मिलके आपने क्या बनाना है? कोई वर्ड बनाना है। वर्ड मतलब एक तरह से कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट बनाना। ठीक है, पावर ऑफ स्ट्रिंग का मतलब कितना अल्फाबेट हम, पावर ऑफ स्ट्रिंग डिनोट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यस, पावर ऑफ अल्फाबेट, पावर ऑफ अल्फाबेट का मतलब है उस अल्फ़ाबेट से जो हम स्ट्रिंग बनाएंगे, उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी। ठीक है, उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी वही दिखा रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स बनानी है, लेकिन लेंथ क्या होनी चाहिए स्ट्रिंग की? जीरो। लेंथ स्ट्रिंग की सारे के सारे स्ट्रिंग लेंगे और जिसकी लेंथ जीरो होगी वो होगी सिग्मा की पावर जीरो। यानी कि सिग्मा की पावर जीरो का मतलब है, सिग्मा की पावर जीरो का मतलब है कि सारे के सारे स्ट्रिंग जिनका की लेंथ हमारा जीरो। मतलब क्या है? ना तो आपको ए को लेना ना बी को लेना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको आप लिखोगे एक तरह से, ये क्या है? एप्सिलॉन, नल स्ट्रिंग है। एप्सिलॉन को हम नल स्ट्रिंग बोलेंगे, एप्सिलॉन बोलेंगे। एप्सिलॉन का सिंबल भी तुम्हें पता है, एप्सिलॉन बोलेंगे या फिर लैम्डा भी बोलेंगे। इससे भी डिनोट कर देते हैं, या फिर इस तरीके से भी सिंबल से हम डिनोट कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड नल स्ट्रिंग। लैम्डा भी सिग्मा की पावर जीरो को हम नल स्ट्रिंग सिग्मा की पावर जीरो को हम लैम्डा से भी नोट करते हैं, एप्सिलॉन से भी नोट करते हैं। मतलब एप्सिलॉन, इट कंटेन्स एप्सिलॉन, दैट इज कॉल्ड अ सिग्मा पावर जीरो। देन हम बात करते हैं यहाँ पे सिग्मा पावर 1, इसको बोलते हैं सिग्मा पावर जीरो। अब हम देखेंगे सिग्मा पावर 1 यानी कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विथ लेंथ 1। ओके, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विथ लेंथ 1 यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग टेकिंग वन अल्फाबेट। इसको आप क्या लिख सकते हो? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ 1। मतलब अब आपको क्या बनानी है? वो वर्ड बनानी है या वो स्ट्रिंग बनानी है जिसके अंदर एक ही लेंथ का वर्ड होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप क्या लिखोगे? या तो आप ए ले लोगे या फिर बी ले लोगे, या तो आप क्या लोगे? अकेला ए या फिर आप क्या लोगे? अकेला बी, क्योंकि आपकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए? सिंगल, मतलब एक ही लेंथ होनी चाहिए, और ये लेंथ आपकी बन गई ए या फिर बी। सिग्मा पावर 2, इसको आप क्या लिख सकते हो? सेट ऑफ ऑल सिग्मा पावर 2 यानी कि दो अल्फ़ाबेट हमने लिया, मतलब हाँ टू अल्फ़ाबेट एट अ टाइम, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो हमारा बनेगा वो उसकी लेंथ होगी, मतलब स्ट्रिंग जो हमारा बनेगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी 2। ओके, सिग्मा स्ट्रिंग्स विद लेंथ 2, मतलब स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। मतलब इसको क्या लिख सकते हो? सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर मतलब सिग्मा डॉट सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू हमने क्या लिया है? ए एंड बी। अब ए एंड और हाँ, अब जैसे कि सिग्मा की पावर 2 है तो उसको सिग्मा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि सिग्मा इंटू सिग्मा। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू सिग्मा भी लिख सकते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल, सिग्मा इंटू सिग्मा लिखना। ओके, सिग्मा इंटू सिग्मा, तो यानी कि उसको हम फिर लिखेंगे ए डॉट ए एंड बी। तो आप ऑब्वियसली इसको सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे। एम आई क्लियर? यस,
take the Cartesian product of the set sigma set sigma is a finite set of finite set of sorry sigma is finite set of symbols. Take the Cartesian product of that, यानी कि sigma dot sigma, it is just multiplication only. Okay, then a comma b, and then the multiply by a comma a b and b a b b. Okay, मल्टीप्लाई भी करो तो क्या बन जाएगा ये a b b a, in focus we are multiplying sets and creating a new set. Okay, yes, it is similar to Cartesian product. b b। तो देखो ये आपके पास क्या बन गई a b b a and b b। तो देखो लेंथ क्या है 2 2 2 and 2। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ये सारी आपकी स्ट्रिंग्स बन गई 4 जिनकी लेंथ आपकी कितनी है 2। और इसको आप ये भी कह सकते हो इट इज एग्जांपल ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज। ये और ये फाइनाइट लैंग्वेज का भी एग्जांपल, ये भी बोल सकते हैं नथिंग न्यू। ठीक है, फाइनाइट लैंग्वेज उसको बोल दिया। ओके, बोल दो, हमें क्या दिक्कत है। मैंने ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि सारी वीडियोस लिंक्ड है। जब भी आप इस वीडियो को चेक करो तो उससे पहले बस जो लैंग्वेज वाली वीडियो थी वो, या फिर ऑटोमेटा वाली जो वीडियो थी वो एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि सारी वीडियोस कहीं ना कहीं लिंक्ड है। आपको जो बेस बनाना है टीओसी में, तो ये वीडियो कंटिन्यूटी में कितना बकवास करता है। ही चेक करें तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। देन सिग्मा पावर 3, इसको क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग। हाँ, वही है सिग्मा पावर 3 सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विथ लेंथ 3। यहाँ पे सिग्मा डॉट सिग्मा इज इक्वल टू सेट ए कॉमा बी, फिर से कर्ली ब्रैकेट सेट ए कॉमा बी इनटू कर्ली ब्रैकेट सेट ए कॉमा बी, एंड दैट विल जनरेट 8 स्ट्रिंग्स in combination. Okay, you are getting my point. ये sigma into sigma will generate sigma square, that is curly bracket a comma b into curly bracket a comma b, that will generate a b b, and then multiply with a curly bracket a b, that will generate all those 4 with a and 4 with b, that will generate all the 8 strings that will reside in sigma की power 3, that is set of all string with length 3 from the given alphabet a comma b, the finite set of symbols. Okay, विद लेंथ इज इक्वल टू 3। तो सिग्मा पावर 3 क्या बन गया, सिग्मा डॉट सिग्मा, जिसको आप क्या लिख सकते हो a b और a और b को हमने जैसे पहले मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया a b b। तो इसको आपने अगेन मल्टीप्लाई कर दिया किससे, a और b से। तो इसको आप क्या लिख सकते हो a b, पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, a b बन गया, देन a इट्स यही तो बोल रहा था ना मैंने, तो जल्दी a b b a b a एंड b। तो टोटल हमारे पास कितनी स्ट्रिंग बन गई 8। लेकिन लेंथ देखो, हर एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 3, मतलब हर एक स्ट्रिंग के अंदर कितने अल्फाबेट है 3। लेकिन हाँ बे पता है बच्चों, टोटल स्ट्रिंग्स हमारी कितनी बन रही है 8। तो इसे आप एक फार्मूला ये भी निकाल सकते हो कि स्टार्टिंग में 2 की पावर मतलब 0, देन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, अब 2 की पावर 3। तो नेक्स्ट क्या बनेगी 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, सिग्मा पावर 4, सिग्मा पावर number of ये this is basic application of permutation combination also, you can say. Okay, the total number of strings in sigma to power 0, sigma to power 1, sigma power 2, it is just make it the number of alphabets. Okay, number of alphabets present, number of symbols present in the given alphabet, and that raised to the power of the sigma. Okay, will generate the total number of strings in that सिग्मा की पावर। ओके, दैट्स सेट। करते करते ऑब्वियसली लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा 2 रेज़ टू पावर n। लेकिन उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिखते हैं सिग्मा पावर 4 5 6 7, लास्ट में हम लिखते हैं सिग्मा स्टार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्मा स्टार को हम लिखते हैं क्लीन क्लोजर, और क्लीन क्लोजर एक्चुअली में है क्या, a और b के ऊपर जितनी भी स्ट्रिंग पॉसिबल है आप कह सकते हो इट इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लेंथ पॉसिबल ऑन a एंड b, दैट इज कॉल्ड अ सिग्मा स्टार व्हिच इज आल्सो नोन एज क्लीन क्लोजर। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो a प्लस क्लीन क्लोजर। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो a प्लस b होल स्टार, जिसके अंदर आपकी अकेला a अकेला b स्टार्टिंग विद a। ये रुक जाओ 2 की पावर 2, अब 2 की पावर 3। तो नेक्स्ट क्या बनेगी 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, सिग्मा पावर 4, सिग्मा पावर 5। करते करते ऑब्वियसली लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा 2 रेज़ टू पावर n। लेकिन उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिखते हैं सिग्मा पावर 4 5 6 7, लास्ट में हम लिखते हैं सिग्मा स्टार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्मा स्टार को हम लिखते हैं क्लीन, लास्ट में नहीं लिखते हैं जो मुंह सिग्मा स्टार का मतलब सब कुछ है। सिग्मा स्टार मतलब सिग्मा की पावर 0 प्लस सिग्मा की पावर 1 प्लस सिग्मा की पावर 2 प्लस सिग्मा की पावर 3 प्लस सिग्मा की पावर 4 टिल कंटिन्यू, उसको बोलते हैं। लास्ट में लिखते हैं एन, वो नहीं है ये सिग्मा स्टार इज क्लीन क्लोजर, मतलब क्लीन क्लोजर KLEENE क्लीन क्लोजर। दिस मीन सिग्मा स्टार मीन सिग्मा के पावर 0 यूनियन सिग्मा के पावर 1 यूनियन सिग्मा के पावर 2 यूनियन सिग्मा के पावर 2 टिल यूनियन नॉट ऑफ ऑल द पॉसिबल collection of strings with the given set of alphabet that is finite set of symbols are using upon. So it is not कि 4 लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं तो लास्ट में लिखेंगे सिग्मा स्टार, इट इज यूनियन ऑफ ऑल द पॉसिबल दैट सिग्मा स्टार इज इक्वल टू, I mean to say sigma star is equal to
sigma to power 0 union sigma to power 1 union sigma to power 2 are you getting the point? क्लोजर और क्लीन क्लोजर एक्चुअल में है क्या, ए और बी के ऊपर जितनी भी स्ट्रिंग पॉसिबल है आप कह सकते हो इट इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लेंथ पॉसिबल ऑन ए एंड बी दैट इज कॉल्ड अ सिग्मा स्टार व्हिच इज आल्सो नोन एज क्लीन क्लोजर। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो ए प्लस बी Set of all lengths with all possible lengths, sorry, set of all strings with all possible lengths is clean closure of over an alphabet bold. होल स्टार जिसके अंदर आपकी अकेला ए अकेला बी स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए। इसको ऐसे भी लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिखेंगे कैसे, a plus b whole star। Are you getting my point? A plus b 1 to 1, 0 to 0, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4, that is plus is plus is separated as we are separating by comma, we can separate by plus a plus b, a plus b 4, a plus b star means combination of all the a plus b 0 union a plus b 1 union a plus b 2 a plus b 3 स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए स्टार्टिंग विद बी स्टार्टिंग विद ए कुछ भी जो भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो कॉन्टिन्यूस टू ए कॉन्टिन्यूस टू बी कॉन्जिक्यूटिव 3a कॉन्जिक्यूटिव 3b ए बी जितनी भी आपकी पॉसिबल स्ट्रिंग्स है वो सारी की सारी a प्लस b क्लोजर या आप कह सकते हो क्लीन क्लोजर सिग्मा स्टार के अंदर पॉसिबल है। तो ये आपकी जो है वो इनफाइनाइट लैंग्वेज है, ये इसके अंदर जितनी और हाँ ये हमेशा सिग्मा स्टार ओके a plus b स्टार क्लीन क्लोजर दिस विल ऑलवेज बी एन इनफाइनाइट लैंग्वेज बिकॉज इसमें सारे पॉसिबल सेट हैं और द पॉसिबल सेट द स्टाइल्स ऑफ टेकिंग द अल्फाबेट्स इज ऑफ कोर्स इन्फिनिटी ना, we are taking 1 2 3 4 it's infinite, it is always an infinite set. Sigma star is always an infinite set, but remember sigma star is an infinite set, sigma star is an infinite set, but sigma is a finite set. Sigma any power sigma 4 5 6 any finite power is not an infinite set, it is always a finite set, but sigma star is the only collection only alphabet representation which will always have infinite number of strings. भी स्ट्रिंग्स आपकी बनेगी ऑब्वियसली वो क्या बन रही है हमारे पास इनफाइनाइट बन रही है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लेंथ पॉसिबल ऑन ए एंड बी। तो ये आपका बन गया जिसको हम डिनोट Set of all strings with all lengths possible on A, possible on A and B, that is given set of इनफाइनाइट बन रही है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लेंथ पॉसिबल ऑन ए एंड बी। तो ये आपका बन गया जिसको हम डिनोट करते हैं a प्लस b स्टार। ऑब्वियसली इसके अंदर क्या बनेगी 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3। तो ऑब्वियसली लास्ट में हमारे पास क्या आएगा 2 पावर n पॉसिबल नंबर ऑफ हमारे पास जो है वो टोटल। ये देखो इसके अंदर हमारे पास जो है कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनी थी 4, इसके बाद हमारे पास 8, तो इसमें कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग बनेगी 2 रेज़ टू पावर n व्हिच इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पॉसिबल। और लास्ट में एक और पॉइंट यहां पे बता दूं, कई बार सिग्मा प्लस भी पूछ लेते हैं, इसको बोलते इसमें नहीं हैं होगी बनेगी 2 रेज़ टू पावर n व्हिच इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पॉसिबल। और लास्ट में एक और पॉइंट यहां पे बता दूं, कई बार सिग्मा प्लस भी पूछ लेते हैं, इसको बोलते हैं a plus b स्टार से। तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या बनेगी 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3। तो ऑब्वियसली लास्ट में हमारे पास क्या आएगा 2 पावर n पॉसिबल नंबर ऑफ हमारे पास जो है वो टोटल। ये देखो इसके अंदर हमारे पास जो है कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनी थी 4, इसके बाद हमारे पास 8, तो इसमें कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग बनेगी 2 रेज़ टू पावर n व्हिच इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पॉसिबल। और लास्ट में एक और पॉइंट यहां पे बता दूं, कई बार सिग्मा प्लस भी पूछ लेते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर सिग्मा प्लस का there is a difference between sigma star that is clean closure and sigma plus that is possible positive closure. The difference is that in sigma plus we are not taking sigma के power 0 that is epsilon part, we are starting with sigma के power sigma plus includes sigma के power 1 union sigma के power 2 union sigma के power 3 union sigma के power till continue to infinity. Okay, so sigma star is equal to sigma के power 0 plus sigma plus sigma के power 0 is neither positive nor negative. Okay, so positive closure taking all the positive integers natural numbers. Okay, we are removing 0 and so sigma star is basically sigma 0 plus sigma plus बोल लो या यूनियन सिग्मा प्लस बोल लो, ठीक है। एंड सिग्मा स्टार माइनस एप्सिलॉन और सिग्मा स्टार माइनस सिग्मा की पावर 0 इज इक्वल टू सिग्मा प्लस पॉजिटिव क्लोजर। क्या है ऑल स्ट्रिंग्स पॉसिबल, बट सिर्फ क्या नहीं होनी चाहिए एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए। क्लीन क्लोजर इंक्लूड एप्सिलॉन बट सिग्मा प्लस पॉजिटिव क्लोजर डज नॉट इंक्लूड एप्सिलॉन। It is removing epsilon from the clean closure, we will get positive. मतलब आप इसका फार्मूला सिंपल यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, सिग्मा स्टार इज इक्वल टू सिग्मा प्लस प्लस आप कह सकते हो सिग्मा 0 मतलब एप्सिलॉन। अगर आप एप्सिलॉन माइनस कर दो मतलब ये इसको आप क्या लिख सकते हो सिग्मा 0 को क्या लिख सकते हो एप्सिलॉन लिख सकते हो। तो अगर आप सिग्मा स्टार में से एप्सिलॉन माइनस कर देते हो या लैम्डा माइनस कर देते हो, मैं एप्सिलॉन यहां पे लिख देता हूं, एप्सिलॉन अगर माइनस कर देते हो तो क्या बन गया सिग्मा। हाँ उसको लैम्डा भी बोलते हैं, ठीक है। वो किसको सिग्मा की पावर 0 को हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं, लैम्डा भी बोलते हैं, एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं, लैम्डा से भी डिनोट करते हैं। उसको अगर हम हटा दें सिग्मा स्टार में से तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा सिग्मा प्लस पॉजिटिव क्लोजर प्लस दैट इज पॉजिटिव क्लोजर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट कर लेना क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पूछ लेते हैं, सिग्मा स्टार के ऊपर पूछ सकते हैं, a प्लस b क्लोजर क्या होता है वो भी पूछ सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। तो ये जो है वो पावर ऑफ सिग्मा से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिग्मा स्टार में अगर आपसे पूछ ले आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सिग्मा स्टार में, यस आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है, जैसे जो नल है वो हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या सिग्मा प्लस के अंदर
सिग्मा स्टार में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? नल। नल स्ट्रिंग। एप्सिलॉन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड सिग्मा स्टार contains identity element but clean closure contain identity element that is sigma की पावर 0 यानी कि एप्सिलॉन, but positive closure does not contain identity element. what is identity element? epsilon, that is sigma की पावर 0. are you getting it? एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? नहीं, सिग्मा प्लस के अंदर नहीं है, सिग्मा स्टार के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम सिग्मा स्टार में से एप्सिलॉन निकाल दें तो क्या बन गया? सिग्मा प्लस दैट इज पॉजिटिव क्लोजर। थैंक यू। सिग्मा स्टार में यस आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है? जैसे जो नल है वो हमारा क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या सिग्मा प्लस के अंदर आइडेंटिटी नल है आइडेंटिटी एलिमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नल है आइडेंटिटी एलिमेंट, एप्सिलॉन इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, लैम्डा इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सिग्मा की पावर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? नहीं, सिग्मा प्लस के अंदर नहीं है, सिग्मा स्टार के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम सिग्मा स्टार में से एप्सिलॉन निकाल दें तो क्या बन गया? सिग्मा प्लस दैट इज पॉजिटिव क्लोजर। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ग्रीक्स मैसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज ग्रामर इन टीओसी। ग्रामर जो है वो टीओसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि टीओसी को समझ अब ये बताएगा ग्रामर क्या होता है। टीओसी में ग्रामर होता है कुछ, वो क्या होता है वो बताएगा। ये क्वाड्रपल होता है के लिए ग्रामर का कांसेप्ट आपको आना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस का पोर्शन आता है, टीओसी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के की बात करें वहां पे भी आपके लिए ग्रामर जो है वो टीओसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ग्रामर इन टीओसी। तो हम देखेंगे टीओसी में आखिर ग्रामर होता क्या है वो देखेंगे। तो ग्रामर जो है वो टीओसी के अंदर बिल्कुल वैसे ही है जैसे ग्रामर का कांसेप्ट है नेचुरल लैंग्वेज के अंदर। और नेचुरल लैंग्वेज में हम एग्जांपल वाह 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 वाह, क्या बात है। टीओसी के अंदर ग्रामर वैसा ही है जैसे कि ग्रामर नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज का। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ते हैं ग्रामर का, स्कूल के अंदर पढ़े हैं ऑलरेडी। ग्रामर का कांसेप्ट जो है वो ग्रामर जो है वो क्या यूज करते हैं, ग्रामर को हम क्यों यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर। पहला यूज ये है, वो बताती है कि क्या पर्टिकुलर सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। क्या बताता है? ग्रामर बताता है कि ये पार्टिकुलर सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। हम सेंटेंस को लिखेंगे, सेंटेंस को हम चेक करेंगे कि क्या ये ग्रामेटिकली फाइन है या नहीं। अगर ये ग्रामेटिकली फाइन है तो हम बोलेंगे कि यस ये इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है। अगर वो सेंटेंस ग्रामेटिकली फाइन है तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है। अगर वो ग्रामेटिकली फाइन नहीं है तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो नेचुरल लैंग्वेज में जिस तरह से ग्रामर होता है उसी तरह से टीओसी में भी ग्रामर होता है। वो ग्रामेटिकली फाइन नहीं है, मतलब अगर वो वेल फॉर्म्ड है तो हम बोलेंगे यस इट इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। अगर वो वेल फॉर्म्ड नहीं है देन वी विल से इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ। अगर वो वेल फॉर्म्ड होगा हमारा वो जो इंग्लिश सेंटेंस है तो वो लैंग्वेज का पार्ट होगा, नहीं तो अगर वो वेल फॉर्म्ड नहीं है तो वो हमारा लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ग्रामर जो है वो स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। ग्रामर क्या है? स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज। ग्रामर है स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज। ग्रामर स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ग्रामर का यूज क्या है? स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश के अंदर मैं लिखता हूं हियर इज योर कॉफी। स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज है। अच्छा, एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं हियर इज योर कॉफी। तो देखो इसके अंदर हम चेक करते हैं कि ओके जैसे कि हेयर यूज यहाँ पे हमारे पास जो है वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब हमने यूज किया, एल्पी यूज कर रहे हैं। बहुत सारे हम ग्रामेटिकल जो है वो फंडा यूज करते हैं और उनके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और नॉट। तो यस इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं लाइक योर कॉफी इज हियर, इज योर कॉफी हियर। ये भी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है। अगर मैं इसको लिखता हूं इज हियर कॉफी योर्स, देखो इज हियर कॉफी योर्स। अब इसके अंदर जो है वो तो ये भी इंग्लिश लैंग्वेज का ही पार्ट है, मतलब इंग्लिश सेंटेंस है, लेकिन क्या ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आएगा? नहीं। रीजन उसका क्या है? हम बोलेंगे कि इसके अंदर ग्रामेटिकल ये भी इंग्लिश सेंटेंस है, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस है लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर के लैंग्वेज के अंदर नहीं आएगा। तो देख लो इसका चौपंथी कितना करता है, गजब की तरफ एरर है। सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ग्रामर से आपको ऐसे जो बकवास एग्जांपल लाते हो ना तुम, ठीक है? क्या पता लगेगा? ग्रामर आपको बताएगी कि क्या पर्टिकुलर स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। तो दैट इज तो ग्रामर हमें बताएगी कि पार्टिकुलर स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। ठीक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टीओसी। तो दो मेथड है कोई भी स्ट्रिंग को आपको चेक करना है कि क्या ये लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। एक ऑटोमेटा जो हमने लास्ट वीडियो में, तो टीओसी के अंदर अगर हमें चेक करना है कि ये स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं तो हमारे पास दो मेथड है। पहला ग्रामर से हम चेक कर सकते हैं, दूसरा ऑटोमेटा से चेक कर सकते हैं। और वो जो तीसरा मेथड था हमारा स्टोर करके चेक करेंगे, तो वो तो बकवास मेथड था। बकवास मेथड लेकिन वी डोंट हैव इनफाइनाइट मेमोरी, वी कैन नॉट स्टोर ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एन इनफाइनाइट लैंग्वेज इन आवर मेमोरी। तो वो बकवास मेथड था। दो हमारे पास टीओसी में बढ़िया मेथड है। ये अगर हमें ये चेक करना है कि गिवन स्ट्रिंग इज अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज और नॉट। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है ऑटोमेटा। डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम ऑटोमेटा से डिसाइड करते हैं कि क्या एक स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर आती है या नहीं आती है। और दूसरा मेथड जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्या बेटा, जो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम ऑटोमेटा से डिसाइड करते हैं कि क्या एक स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर आती है या नहीं आती है। और दूसरा मेथड जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ग्रामर। तो ग्रामर से आप
दूसरा मेथड है ग्रामर, पहला मेथड है ऑटोमेटा और दूसरा मेथड है ग्रामर कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है कि है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, पहला ऑटोमेटा दूसरा ग्रामर। पता लगेगा कि यस इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और ऐसे ही अगर बात करें टीओसी में, तो टीओसी के अंदर भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग दी है या अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए, उसके बेसिस पे आप कोई भी ग्रामर दिया, उस ग्रामर से आप क्या निकाल सकते हो, लैंग्वेज निकाल सकते हो कि कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो हम इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग वो उस ग्रामर के अंदर या उस लैंग्वेज के अंदर आती है या नहीं आती, ये भी आप चेक कर सकते हो ग्रामर की हेल्प से। तो ग्रामर और ऐसे ही अगर बात करें टीओसी में, तो टीओसी के अंदर भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग दी है या अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए, उसके बेसिस पे आप कोई भी ग्रामर दिया, उस ग्रामर से आप क्या, जैसे इंग्लिश में भी ग्रामर यही कर रहा था ना कि ये वाला ये सेंटेंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, ये वाला सेंटेंस है या नहीं, तो वो नहीं था, ये था। वैसे ही यहाँ भी जो है सो टीओसी में भी फलाना स्ट्रिंग दिया रहेगा, यही चेक करेगा कि ये हमारे लैंग्वेज का पार्ट है या निकाल सकते हो, लैंग्वेज निकाल सकते हो कि कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो हम इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं, कौन कौन सी। और ऐसे ही अगर बात करें टीओसी में, तो टीओसी के अंदर भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग दी है या अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए, उसके बेसिस पे आप कोई भी ग्रामर दिया, उस ग्रामर से आप क्या निकाल सकते हो, लैंग्वेज निकाल सकते हो कि कौन कौन सी लैंग्वेज ग्रामर से हम लैंग्वेज निकाल सकते जो है वो हम इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग वो उसके बेसिस पे आप कोई भी ग्रामर दिया, उस ग्रामर से आप क्या निकाल सकते हो, लैंग्वेज निकाल सकते हो कि कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो हम इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग वो उस ग्रामर के अंदर या उस लैंग्वेज के अंदर आती है या नहीं आती, ये भी आप चेक कर सकते हो। कौन कौन से स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज के कौन कौन पार्ट है, ये भी चेक कर सकते हैं कि फलाना स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है। ग्रामर की हेल्प से, तो ग्रामर जी इज डिफाइंड एज क्वाड्रपल, मतलब चार चीजों से मिलकर बनी है, दैट इज वीटीपीएस। वी यहां पे क्या है, वेरिएबल। जी जो है हमारा ग्रामर वो चार चीज़ों से मिलके बना है, तो बोलते हैं क्वाड्रपल। चार चीज़ों से मिलके बना है क्वाड्रपल, पहला है वेरिएबल, दूसरा है टर्मिनल, वी फॉर वेरिएबल, टी फॉर टर्मिनल, पी फॉर प्रोडक्शन रूल, पी इज प्रोडक्शन रूल एंड एस इज स्टार्ट। तो मैंने क्या क्या बोला, चार चीज़ें। ग्रामर इज अ क्वाड्रपल विच इज मेड अप ऑफ फोर थिंग्स, वी फॉर वी वेरिएबल, टी टर्मिनल, पी वेरिएबल, टी टर्मिनल, पी प्रोडक्शन रूल एंड एस इज स्टार्ट। वेरिएबल टर्मिनल प्रोडक्शन रूल एंड स्टार्ट, वेरिएबल टर्मिनल प्रोडक्शन रूल एंड स्टार्ट, VTPS. VTPS make the grammar. Grammar is a quadruple made of four things. VTPS, V is variable, T is terminal, P is production rule and S is start. वेरिएबल जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और टर्मिनल है हमारा टी, और इसको हम डिनोट करते हैं वेरिएबल का स्मॉल लेटर से। टर्मिनल का मतलब है या नहीं आती, ये भी आप चेक कर सकते हो ग्रामर की हेल्प से। तो ग्रामर जी इज डिफाइंड एज क्वाड्रपल, मतलब चार चीजों से मिलकर बनी है, दैट इज VTPS। वी यहां पे क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और टर्मिनल है हमारा टी, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। टर्मिनल का मतलब क्या है, टर्मिनेट करना, मतलब वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, टर्मिनल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर। अगर कोई स्ट्रिंग को आप टर्मिनेट करना चाहते हो तो आप क्या यूज करो, टर्मिनल को यूज करो। वेरिएबल मतलब बार बार आप उसकी वैल्यू जो है वो पुट ऑन कर सकते हो, बार बार वैल्यू जो है वो बदल सकते हो। देन प्रोडक्शन रूल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोडक्शन रूल आपको बताएगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, मतलब आपको जो भी रूल दिया जाएगा उस रूल के बेसिस पे ही आपको लैंग्वेज को जनरेट करना है। जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, उसमें भी हम स्कूल में पढ़ते हैं ना रूल्स, लाइक कि नाउन क्या होना चाहिए, नाउन के बाद ये वर्ब लगानी है, ये हेल्पिंग वर्ब है, या फिर प्रीपोजिशन, आर्टिकल, जो भी रूल्स हम वहां पे पढ़ते हैं वही रूल्स हम यहां पे यूज करेंगे। रूल्स आपको क्वेश्चन में जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन में दिए होते हैं, उन रूल्स को यूज करके आपको क्या जनरेट करनी है, स्ट्रिंग जनरेट करनी है, और फिर आपको लैंग्वेज जनरेट करनी है। देन हमारे पास आता है एस, दैट इज कॉल्ड रूल्स दी होंगी, रूल्स को यूज करके हमें स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, स्ट्रिंग को यूज करके हम वेरिएबल जनरेट करेंगे। स्टार्टिंग जो है वो कहां से हो रही है, तो लेट्स पोज अ सिंपल, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, s गोस टू ASB एप्सिलॉन, मतलब यहां पे कि आपको क्या जनरेट करनी है, स्ट्रिंग जनरेट करनी है, और फिर आपको लैंग्वेज जनरेट करनी है। देन हमारे पास आता है s, दैट इज कॉल्ड अ स्टार्ट सिंबल, मतलब आपका जो स्टार्टिंग जो है वो कहां से हो रही है। तो लेट्स पोज अ सिंपल, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, s गोस टू ASB एप्सिलॉन, मतलब यहां पे मेरे पास जो प्रोडक्शन रूल जो है वो दो दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है, मतलब या तो आप ये पुट कर सकते हो या फिर इसको जो है वो आगे बढ़ा सकते हो, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। कैपिटल S ये आपको क्या है, स्टार्ट सिंबल, ये आपका स्टार्ट सिंबल है, और साथ ही साथ ये वेरिएबल है कैपिटल लेटर में, A और B यहां पे क्या है, स्मॉल लेटर में, तो ये क्या है, टर्मिनल्स, और एप्सिलॉन मतलब नल, जिसको हम पेपर लैम्डा से भी डिनोट कर देते हैं। अब हम इसके बेस पे, इस ग्रामर के बेस पे इस प्रोडक्शन goes to ASB, पास आता है S, that is called a start symbol, मतलब आपका जो स्टार्टिंग जो है वो कहां से हो रही है। तो लेट्स पोज अ सिंपल, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, S goes to ASB एप्सिलॉन, मतलब यहां पे मेरे पास जो प्रोडक्शन रूल जो है वो दो दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है, मतलब या तो आप ये पुट कर सकते हो या फिर इसको जो है वो आगे बढ़ा सकते हो, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग जो है वो कहां से हो रही है, तो लेट्स पोज अ सिंपल, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, S goes to ASB एप्सिलॉन, मतलब यहां पे मेरे पास जो प्रोडक्शन जो है वो कहां से हो रही है। तो लेट्स पोज अ सिंपल, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, S goes to ASB एप्सिलॉन, मतलब यहां पे मेरे पास जो प्रोडक्शन रूल जो है वो दो दिए हुए S goes to ASB या एप्सिलॉन जो है वो कहां से हो रही है। तो लेट्स पोज अ सिंपल, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, S goes to ASB एप्सिलॉन, मतलब यहां पे मेरे पास जो प्रोडक्शन रूल जो है वो दो दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है, मतलब या तो आप ये पुट कर सकते हो या फिर इसको जो है वो आगे। सो हमारे पास यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो प्रोडक्शन रूल है, S goes to ASB या एप्सिलॉन, या तो प्रोडक्शन रूल S
जो जाएगा ए एस बी में जाएगा या फिर एप्सिलॉन में जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हमारा ग्रामर है, ठीक है। ग्रामर 4 चीज़ों से मिलकर बना है। वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल एंड स्टार्ट। वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल एंड स्टार्ट, ये 4 चीज़ों से बना है। एस गोज टू ए एस बी या एप्सिलॉन। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्शन रूल है, या तो ए एस बी में जाएगा या एप्सिलॉन में जाएगा। बढ़ा सकते हो, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। कैपिटल एस ये आपको क्या है, स्टार्ट सिंबल, ये आपका स्टार्ट सिंबल है और साथ ही साथ ये वेरिएबल है। कैपिटल एस स्टार्ट कैपिटल लेटर में ए और बी यहाँ पे क्या है, स्मॉल लेटर में, तो ये क्या है टर्मिनल्स। और आप यूज कर सकते हो कैपिटल एस ये आपको क्या है, स्टार्ट सिंबल, ये आपका स्टार्ट सिंबल है और साथ ही साथ ये वेरिएबल है कैपिटल लेटर में। ए और बी यहाँ पे क्या है, स्मॉल लेटर में, तो ये क्या है टर्मिनल्स। और एप्सिलॉन मतलब नल, जिसको हम कई बार लैम्डा से भी डिनोट कर देते हैं। अब हम इसके बेस पे, इस ग्रामर के बेस। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ एस गोज टू ए एस बी या एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन रूल। एस हो गया हमारा स्टार्ट सिंबल और एस कैपिटल में है, इसीलिए ये वेरिएबल भी है। और ए और बी चूंकि स्मॉल में है तो ये टर्मिनल है। स्मॉल लेटर में जो लिखा रहेगा वो टर्मिनल होगा, कैपिटल लेटर में जो लिखा होगा वो हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है। कैपिटल लेटर में जो लिखा होगा वेरिएबल होगा, स्मॉल लेटर में जो लिखा होगा टर्मिनल होगा। अब ये जो पूरा जो लिखा हुआ एस गोज टू ए एस बी या एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन रूल। एस इज द स्टार्ट एंड एस इज ऑल्सो द वेरिएबल एंड वी आर टर्मिनल्स हियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस प्रोडक्शन रूल के बेस पे हम जनरेट करेंगे क्या, स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, या फिर आप कह सकते हो लैंग्वेज जनरेट करेंगे, क्योंकि कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। अब हम इसके बेस पे, इस ग्रामर के बेस पे, इस प्रोडक्शन रूल के बेस पे हम जनरेट करेंगे क्या, स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। या अब इस यही ग्रामर यही है प्रोडक्शन रूल। इसी प्रोडक्शन रूल के बेसिस पे हम स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे, कह सकते हो लैंग्वेज जनरेट करेंगे, क्योंकि कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। और फिर कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग लैंग्वेज होता है, तो सारे स्ट्रिंग जनरेट कर करके हम पूरा का पूरा लैंग्वेज जनरेट करेंगे, इज नोन एज लैंग्वेज। तो सबसे मिनिमम स्ट्रिंग आप क्या जनरेट कर सकते हो, सबसे मिनिमम। अगर मैं इसको ना लूं, मेरे पास 2 ऑप्शन है, आइदर दिस और दिस। तो पहले हम और वाला उठा लेते हैं। तो सबसे मिनिमम स्ट्रिंग जो मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग जनरेट कर सकते मतलब मिनिमम से मिनिमम जो है वो ये लैम्डा जनरेट कर रहा है, मिनिमम से मिनिमम एप्सिलॉन जनरेट कर। सो एस से स्टार्ट होगा एंड स्टार्ट से इट विल टेक एप्सिलॉन, इट विल टेक एप्सिलॉन। दैट इज द मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्शन रूल और अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर फॉर द लैंग्वेज वी आर जनरेटिंग। When we have written the grammar, written the production rule, we can generate a language. So the first minimum length string of this language will be epsilon, because if we first take epsilon null string, then a s b। अब s के अंदर आप क्या पुट कर दो, s के अंदर अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे एप्सिलॉन, तो क्या बन जाएगी ये a। Then next we took ASB and we replaced S with epsilon. So we can replace, okay, replacement S is a start. We just initiated and we can replace S with to make the string ASB or epsilon. We first took epsilon and the null string is generated. Then we will take ASB and we will replace the middle S with epsilon. Then it will be AB, okay. B S के अंदर आप क्या पुट कर दो, एप्सिलॉन। इसको टर्मिनेट कर दो, इसको खत्म कर दो। तो पहली जो है वो मिनिमम स्ट्रिंग आपकी एप्सिलॉन, देन AB, देन A S के अंदर मैं दोबारा से ASB पुट कर सकता हूं। यस, देखो S गोस टू ASB और एप्सिलॉन। अगर मैं एप्सिलॉन पुट कर देता हूं तो ये बन गई। लेकिन अगर मैं इसी S के अंदर दोबारा से ये पुट करता हूं, क्योंकि बार-बार इसके अंदर जो है ब्रूट फोर्स मतलब बार-बार वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो बार-बार सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AASB बन जाएगा, जिसको आप कह सकते हो A स्क्वायर S B स्क्वायर। और इसके अंदर अगर आप एप्सिलॉन पुट करोगे A स्क्वायर B स्क्वायर बन जाएगा। देन इस S के अंदर मैं दोबारा से फिर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं AAASBB। तो क्या बन गया A क्यूब S B क्यूब। और इस S के अंदर मैं दोबारा से एप्सिलॉन पुट कर दूं तो ये बन जाएगा A क्यूब B क्यूब। और इस S के अंदर दोबारा से सब्स्टिट्यूट करोगे S की वैल्यू को, ये वाली, तो ये क्या बन जाएगा A पावर 4 B पावर 4 A पावर 5 B पावर 5। और फाइनल में कुछ नहीं है, it is just replacement. First we replaced S with epsilon or epsilon it will, and next time we replace with ASB, and now we have option S with, we will first take epsilon, make AB, and then next time we will take A epsilon, ASB epsilon, we will replace S with epsilon, it will AB, A square, B square. Next time we will not took epsilon, we will take ASB to replace, and this way it will continue to generate A पावर n B पावर n A cube B cube A की पावर 4 B की पावर 4 A की पावर n B पावर n where n is greater than equal to 0। तो देखो n की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं, where n is greater than equal to 0 पुट करोगे तो तो एप्सिलॉन क्या बनेगा एप्सिलॉन। n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं AB, n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं A स्क्वायर B स्क्वायर, n की वैल्यू 3 पुट कर दें A क्यूब B क्यूब। तो आप कोई भी वैल्यू जो है वो पुट करते जाओगे, उसके बेस पे जनरेट करेगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपका क्या क्लियर हुआ, पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि अगर आपको ये ग्रामर दी जाए तो कौन सी लैंग्वेज जो जनरेट करेगी। तो देखो कौन सी लैंग्वेज जनरेट करी है, A पावर n B पावर n, जिसको आप ये भी बोल सकते हो A फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ B। जितने A होंगे उतने ही हमारे पास A followed by equal number होंगे, B जो है वो A को फॉलो कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वन ऑफ द फंडा। सेकंड, अगर मैं आपको ये दे दूं, लेट्स सपोज AB AB, तो देखो AB क्या इस ग्रामर से हम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं एक स्ट्रिंग दे दूं सिंपल सी AB तो क्या हम इस ग्रामर से जनरेट कर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर अगर आप S के अंदर जब भी नो नहीं कर सकते ना, इस ग्रामर से AB जनरेट नहीं कर सकते हैं। पुट करोगे आपके पास दो ही वैल्यू है, या तो A S B पुट कर सकते हो, देखो A और B बीच में क्या है S, इस S के अंदर या तो आप A S B पुट कर सकते हो या फिर आप एप्सिलॉन पुट कर सकते हो। तो अगर इसको पुट करोगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर, और इसमें क्या बनेगा AB। मतलब कभी भी AB जो है यहाँ पे जनरेट नहीं होगी। तो आपको देखो दो जो So of course AB will never be generated in this language according to the production rule. वो मेन क्वेश्चन पता लगे। पहला ग्रामर से आपको ये पता लग गया कि कौन सी लैंग्वेज जनरेट होगी। दूसरा, अगर आपको कोई स्ट्रिंग
सो लैंग्वेज ने हमें बता दिया कौन सी लैंग्वेज जनरेट होगी, यानी कि कैसी कैसी स्ट्रिंग होगी इस लैंग्वेज में, हमें ग्रामर ने बता दिया। और फिर दूसरा ग्रामर ने हमें चेक करके बता दिया कि ये वाला स्ट्रिंग इसमें होगा जाए तो क्या वो स्ट्रिंग इस ग्रामर के अंदर कंटेन करती है नहीं, या क्या वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। आप एक्सपैंड कर लो, उसके बेसिस पे चेक कर लो, तो देखो ए बी इस ग्रामर में इस लैंग्वेज में नहीं आ रही, तो ये एक्चुअल में बेनिफिट है ग्रामर का, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ऑफ टीओसी। ऐसे एक सिंपल एग्जांपल अगर हम और लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे तो बढ़िया बात हो गया ना, ग्रामर हमें ये बता दिया। तो जनरेट करने के लिए जनरेट कर लेंगे, रिप्लेसमेंट ही तो है एस से, वो ए एस बी एप्सिलॉन, उसको बस रिप्लेस कर दो, नथिंग इज देयर। आता है, इसको आप नोट कर लेना। लेट्स सपोज हमारे पास अगर ए एस गोज टू एस एस, एस गोज टू एस एस, एस गोज टू ए एस बी, एस गोज टू बी एस ए, एस गोज टू एप्सिलॉन, तो देखो ये भी हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स हो सकते हैं। अगर ये मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्शन, तो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स भी हो सकते हैं, समझ में आ गया। नाउ इट इज़ गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स। हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्शन रूल, ये तो था एक प्रोडक्शन रूल हमने खेल लिया, अब हमारे पास अगर मल्टीपल प्रोडक्शन रूल होगा तो फिर क्या सिनेरियो होगा, वी विल डिस्कस अबाउट इट। रूल आते हैं तो देखो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग जो है वो कहां से हो रही है, इस एस से हमारे पास स्टार्टिंग हो रही है। अब इस एस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो ये सब्स्टिट्यूट, ये या फिर ये। तो अगर मैं मिनिमम से मिनिमम फाइंड आउट करूं तो देखो आप एस के अंदर एप्सिलॉन पुट कर दो, एप्सिलॉन जो है वो जनरेट होगी। उस मिनिमम से मिनिमम के लिए एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन हमने दे दिया, और फिर हमारे पास मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग आप क्या पुट कर सकते हो, ए एस बी, और इस एस के अंदर बी एस ए, कुछ भी, मतलब आप कोई भी इस तरीके से जो है वो स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो, मल्टीपल स्ट्रिंग्स आप जनरेट करना। और इस एस के अंदर मैं एप्सिलॉन पुट करता हूं तो मल्टीपल प्रोडक्शन रूल है, तो एक एक करके हम खेल के एक बार ये एक बार वो हम भिन्न भिन्न स्ट्रिंग्स हम उत्पन्न कर देंगे। रिप्लेसमेंट एस गोज टू, तो बस इसमें या रिप्लेस द एस विद द गिवन थिंग, ओके, रिप्लेस इट, जस्ट मेक इट बी बी ए, इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। तो देखो जो भी वैल्यू पुट करोगे, अगर आप सिर्फ ये पुट करना चाहते हो तो ये पुट करते हो, बार बार ये पुट करना चाहते हो तो ये पुट कर दो, दोनों का मिक्सचर पुट कर सकते हो, पहले ये भी पुट कर सकते हो या फिर पहले ये पुट कर सकते हो, इस दोनों का मिक्सचर, बस कीप रिप्लेसिंग, कीप रिप्लेसिंग, कीप रिप्लेसिंग, कीप प्रोड्यूसिंग, कीप रिप्लेसिंग, कीप प्रोड्यूसिंग, कीप रिप्लेसिंग, तरीके से मल्टीपल वैल्यूज बना सकते हो। तो ये कौन सी लैंग्वेज जनरेट करेगा, नंबर ऑफ ए इन अ स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इन अ स्ट्रिंग। तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंस अच्छा, तो हाँ ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो भी जनरेट होगा नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी ही जनरेट होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय सेम नंबर ऑफ बी, ए पावर एन बी पावर एन, नंबर ऑफ ए और बी यहाँ भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है कि बी जो है वो हमेशा ए के बाद आएगा, लेकिन यहाँ पे बी ए से पहले भी आ सकता है। अगर आप सिर्फ ये, हाँ यहाँ पे बी ए से पहले भी आ सकता है, बिकॉज वी हैव मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स, वी कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स फॉर अ लैंग्वेज, ओके। The grammar of a given language can have multiple production rules. It is not that only one production rule. You know about variable, the capital letters will representation will variable, small letters will be terminals, okay. Variable terminal production rule, you got it, and start you got it, okay. One of the variables will be a start, okay. One of the variable generally as per the example we have seen on the start and variable बी एस ए, और इसके अंदर दोबारा से बी एस ए, बी ए बी, तो देखो बी पहले भी आ सकता है इसके अंदर, लेकिन नंबर जो है वो इक्वल आएगा, सो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी इन अ स्ट्रिंग विल बी इक्वल। सो दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस द लैंग्वेज यूजिंग द ग्रामर। सो दिस इज द मेन कांसेप्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इन टीओसी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, गेट्स क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डीएफए, दैट इज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने जा रहा हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन आपके कॉलेज। तो हमने वेरिएबल देख लिया, सॉरी ग्रामर देख लिया हमने। ग्रामर को जो है क्वाड्रपल है, चार चीज़ों से मिलकर बनता है, वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल एंड स्टार्ट। नाउ वी विल सी अबाउट डीएफए, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये पांच टपल से मिलकर बनता है। यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं डीएफए, दैट इज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या है। डिटरमिनिस्टिक का मतलब यहां पे क्या है कि अगर मेरे पास ऑटोमेटा के अंदर एक स्टेट है क्यू नोट, और क्यू नोट पे मैंने कोई भी स्ट्रिंग अप्लाई किया, क्यू नोट पे मैंने कोई भी अल्फाबेट अप्लाई किया, लेट्स से मैंने अप्लाई किया ए, चाहे ए करो बी सी, कोई भी अल्फाबेट अप्लाई किया, तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट पे जाएगा। अब वो स्टेट कौन सी होगी, Q1 भी हो सकती है, Q2 भी हो सकती है, Qn हो सकती है, Q नोट भी हो सकती है, लेकिन एक स्टेट होगी, ये फिक्स्ड है। और जहां पे ये चीज फिक्स हो जाए उसको बोलते हैं हम डिटरमिनिस्टिक, जो कि एनएफए के केस में नहीं होता, क्योंकि एनएफए के केस में हमारे पास Q1 डिटरमिनिस्टिक, एनएफए के केस में मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन होते हैं, एनएफए के केस में फिक्स नहीं होता है, डिटरमिनिस्टिक के फिक्स में वो एक इनपुट पे एक ही स्टेट पे जाएगा, ठीक है। अभी हम ब्रेक लेते हैं, एक साथ खाना खा के आते हैं और फिर से शुरू करते हैं।